नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। नीलू की दशा तो इस समय पागलों जैसी हो गई थी। उसकी बहन देवी भी पहुंच चुकी थी और अपनी बहन को डांस बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीलू की तो आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। कभी वो राजेश को देखकर विलाप करती, कभी नीलेश को देखकर अपनी ममता उसे पर बरसने लगती। अपने जीवन की इस मनहूसी यात्रा को वो बार बार कोस रही थी। काश इस यात्रा पर ना गई होती। उसने नीलेश की जिद को पूरा नहीं किया होता। उसने नीलेश को जो मान लिया होता, शायद आज दोनों बाप बेटा जिंदा होते। लेकिन अब वो क्या होतो जब चिड़िया चूक गई। खेत अब तो नीला के जीवन में उम्र भर का पछतावा रह गया था। संध्या से पहले अंतिम संस्कार करना जरूरी था। फूलों से नीलों के माथे से बिंदिया मिटा दी गई। उसके हाथों की चूड़ियों को राजेश की आरती पर तोड़ दिया गया। नीलू खुद को संभालने नहीं पा रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ होश नहीं था। वो इतनी दुखी और बेसिड हो गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा था। तभी हारी और कविता पहुंच गई। कविता ने अपनी बड़ी अनंत को ऐसी हालत में देखा और अपने पिता और माँ को याद करने लगी। किसी ने अपने को खोने का दर्द कविता बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। वो इस दर्द से कभी खुद भी गुजर चुकी थी। कविता ने इतना बुरा समय देखा था। एक साथ अपने माता पिता दोनों की आरती को उसने अपनी आंखों से देखा था। कविता ने नीलू को अपने गले लगाया और कहा, दीदी खुद को संभालो। अगर आप हिम्मत हार हुई तो नीलांश और मम्मी जी को कौन संभालेगा। अब तो बड़े हो, बड़े नाम हैं। आप ही इस घर में रह गई हैं। आपको सब कुछ संभालना है। नीलांश और अविनाश, अनिरुद्ध और ब्रिजेश के चारों ने मिलकर पहले राजेश की आरती को कंधा दिया और शमशान पहुंचने के बाद वो वापस आकर दोबारा नीलेश की आरती को अपने कंधे पर ले जाकर नहीं लगे। अपने पुत्र को जाते देखकर नीलू भागकर अपने बेटे से चिपट गई और रोने लगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू तो मेरा सहारा था नीलेश। बेटे तो माँ की आरती को कंधा देते हैं तो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तुम बाप बेटे मुझे किसके भरोसे छोड़कर इस दुनिया में जिससे जा रहे हो। मैं किसके सहारे रहूंगी। नीलू रोते हुए बोली, तो नीलेश मेरे बच्चे, अभी तो कितने सपने पूरे करने हैं। तुझे तो सारे सपने तोड़कर चला गया। कोई बेटा अपनी माँ से ऐसे छोड़कर नहीं जाता है। ईश्वर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा न्याय क्यों किया। क्या मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा जीवन में इतना ऐसे सहनीय दुख दे दिया। कुसुम और देवी ने बहुत मुश्किल से नीलू को संभाला और तब नीलेश की आरती को कंधा देकर शमशान पहुंचा गया। दोनों बाप बेटे का संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। बड़े दुखी मन से नीलेश नीला हंस ने अपनी पिता को अंतिम संस्कार किया और ब्रिजेश ने नीलेश का अंतिम संस्कार किया। दोनों के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन सामाजिक दायित्व तो पूरे करने ही पड़ते हैं। जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में होती है। हमें सारे सामाजिक दायित्व पूरे करने होते हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। नीलांश बहुत देर तक अपने पिता की चिता को देखता रहा। उसका मन शांत होने के नाम नहीं ले रहा था। उसको अपने पिता और भाई की याद बार बार आ रही थी। पिता के साथ गुजारा हर लम्हा नीलांश को याद आ रहा था। अपने भाई नीलेश की अनगिनत बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। एनी, रुद्र और अविनाश ने अपने छोटे भाई नीलांश को वहां से चलने का इशारा किया और समझाया, नीलांश खुद को संभाल लो। तो मैं अभी चाचा को संभालना है। तुम्हारी माँ के पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा। और थोड़ा दादी के बारे में सोचो। ये सोचते ही नीलांश अपने दोनों भाइयों के गले लगकर रोने लगा। दोनों भाई उसे अपने साथ लेकर घर पहुंच गई। 13 दिनों तक घर में शोक पस रहा। इतने दिनों में नीलू ने ठीक से खाना पीना सही से नहीं खाया
और कुछ दिनों में नीलू का रूप ही बदल गया। लग रहा था जैसे मिला गुलाम मुरझा गया हो, पूर्णमासी के चांद को ग्रहण लग गया हो। कुछ दिन में नीलू कमजोर हो गई। उसका मुरझाया चेहरा देखकर सुशील जी हमेशा दुखी होती रहती। कुछ समय बाद सवेरे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। श्याम बाबू भी अपने पुत्र समान दामाद और नाती को खोने के बाद दुखी मन से अपने घर वापस आ गए। बजेश और कुसुम भी 1 महीने बाद मुंबई वापस चलेगा। अनिरुद्ध और आरोही कुछ दिनों के लिए अपनी चाची के पास रुक गए। अविनाश भी अपनी दादी और चाची से विदा लेकर वापस चला गया। लेकिन नीला अपने कॉलेज वापस नहीं जा रहा था। 2 महीने गुजर गए लेकिन माँ बेटा अभी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। समय तो अपनी गति से चलता है। जिसे दुख मिलता है उसे दुख की घड़ी वही इंसान की जो वहीं ठहर जाती है, और बाकी इंसान अपनी दुनिया में अपनी गति से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बाद लोग बुरे से बुरे हादसे को भी भूल जाते हैं। फिर बस दुख की घड़ी में वो हादसा ही याद आता है और आंखों से आंसू बह जाते हैं। लेकिन परिवार के हर सदस्य इस तरह के हादसे को कभी नहीं भूल पाते हैं। उनके दिलों में तो एक दर्द का दरिया बह जाता है जो हमेशा रिश्ता ही रहता है, छोड़ता है। दिल में दर्द का और दिमाग में ये दुखद हादसा कभी नहीं मिटता है। दिन रात हवा की तरह गुजर रहे थे। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए लेकिन नीलू की आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। दुख तो उम्र भर का था, हालांकि वह कब तक रोती रहती। नीलू ने धीरे धीरे खुद को संभाला और घर परिवार को संभालना शुरू किया। उसने सोचा शायद ईश्वर ने मेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है। उसने आंसू पूंछकर नीलू माँ के कमरे में गई और मन से कहा, माँ आप मुझे सलाह दो कि मुझे राजेश के ऑफिस से नौकरी मिल रही है या मुझे खुद करनी चाहिए या अपने बेटे ने लेंस को इस नौकरी के लिए भेजना चाहिए। मम्मी जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। नील की अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी है। पता नहीं वे सरकारी नौकरी करेगा भी या नहीं। मैं चाहती हूँ वो अपने पापा का सपना पूरा कर पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। सुशील ने कहा, नीला अब सब तुम्हें संभालना है। तुम जो फैसला लगी वो सही होगा। मेरा तो अब दिमाग ही काम नहीं करता। बेटा तेरी आंखों के आगे, मेरी आंखों के आगे नील और राजेश ओझल हो गए। सच मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रही। बेटी तुम्हें जो सही लगे वो करो। दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थी। तभी नीला की पक्की सहेली सुजाता कमरे में आई। सुजाता ने नीला की सासू माँ से नमस्ते किया और कहा, नमस्ते आंटी, और बैठ गई। सुशीला देवी ने पूछा, कैसी हो सुजाता? सुजाता बोली, ठीक हूँ आंटी जी, आप सब कैसे हो? सुशील जी बोली। सुशील जी ने कहा, बेटा घर में अब मन नहीं लगता। हर तरफ बेटे पोते की यादें बिखरी हुई है। उन दोनों को याद करते करते दिन गुजर रहे हैं। काश ईश्वर उनकी जगह मुझे उठा लेता, कहकर शीला देवी रोने लगी। उन्हें देखकर नीलू की आंखें भर आई। सुजाता ने कहा, प्लीज आंटी जी आप खुद को संभाले। नीलू और नीलांश के पास आपके सिवा कोई नहीं है। शीला जी ने खुद को संभाला और नीलू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम दोनों बैठो, मैं विमला से चाय बनवा कर लाती हूँ। सुजाता ने कहा, आंटी जी आप चाहे तो हमारे एनजीओ में कुछ समय व्यतीत कर सकती हो। बच्चों के साथ आपका मन लग जाएगा। आप सोचिए, अपने तो इस उम्र में अपना बेटा और पोता खाया। उन मासूम बच्चों ने तो अब तक इतनी छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया है। आप जब उन बच्चों के साथ बैठोगे, बात करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर आपको जीने की ताकत मिलेगी। आंटी जी, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमें जीवन में आगे भी तो बढ़ना होता है। किसी के जाने से दुनिया तो नहीं रुकती, यह अटल सत्य है। कल हमारे जाने के बाद ही भी दुनिया नहीं रुकेगी। जब तक हम हैं अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना कर रहे हैं, और यही जीवन का चक्र है। सुशील जी ने
विकास हो जाता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही तुम्हारे एनजीओ में जाना शुरू करती हूँ। शायद मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए। उन बच्चों में मुझे शायद मेरा नीलेश की तरह प्यार करने वाला कोई बच्चा मिल जाए। अपने पति की यादों को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और अब बेटे और पोते का दुख भी देखना मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे जीवन में इतना दुखद समय आएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दादी तो अपने पोते के ब्याह के सपने देखती है। इन बूटी बुढ़िया आँखों से इस जीवन में सबसे बड़ा दुख भी देख लिया। सुशील जी बोली, बेटी सुजाता किसी फूटी किस्मत है मेरी, और मुझे भी ज्यादा फूटी किस्मत मेरी इस बहू की है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस दुख सहने की शक्ति दे। ये कहकर सुशील जी ने अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। सुजाता ने पूछा, नीलू तूने नौकरी से रिजाइन क्यों डाल दिया है? घर बैठकर काम नहीं चलेगा। नौकरी पर जाएगी तो तेरा मन लगा रहेगा और 2 पैसे घर भी आएंगे तो उन्हें अपनी क्या हालत है। अपना चेहरा देख, 2 महीने में तेरा स्वास्थ्य कितना खराब हो गया। चेहरा पीला पड़ गया तो ठीक से खाना भी पीना भी नहीं खा पी रही है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में दुख तो बहुत बड़ा आ गया है, लेकिन इस दुख से उभरकर अपने लिए तो जीना पड़ेगा। कम से कम अपने बेटे और अपनी सासू माँ के लिए तो तुझे हिम्मत रखनी होगी। तेरी हिम्मत देखकर तो उनमें हिम्मत आएगी। नील बोली, मैंने रिजाइन इसलिए डाला है सुजाता क्योंकि राजेश के ऑफिस से मुझे सरकारी नौकरी का ऑफर मिला है, क्योंकि राजेश की सरकारी नौकरी थी। इसलिए पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी या बड़े बेटे को नौकरी मिल सकती थी। नीलू ने कहा, बड़े अधिकारियों ने मुझे सोच समझकर फैसला लेने के लिए समय दिया है कि तुम पढ़ी लिखी महिला हो। अगर तुम नौकरी करना चाहो तो राजेश जी की जगह नौकरी मिल जाएगी। अगर बेटा करना चाहता है तो उसे मिल जाएगी। सुजाता तुम ही बताओ इस वक्त मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। मैं मम्मी जी से भी यही बात कर रही थी, लेकिन हम दोनों की दिमाग काम नहीं कर रही, क्या करें। सुजाता ने कहा, इसमें सोचना क्या है। मैं नौकरी करनी चाहिए और बेटे को कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। तुम्हारा फर्जी है अपनी सासू माँ और बेटे नीलांश का ध्यान रखना, उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा करना। अब तुम्हें बहू और माँ के दायित्व के साथ पिता का दायित्व भी निभाना है। राजेश जी के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी तुम्हें ही पूरी करनी है। अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। हिम्मत से आगे बढ़ो और नीलांश की चिंता मत करो। उसे कॉलेज जाने के लिए मैं मना लूंगी। तभी विमल चाय लेकर आ गई। सुजाता ने कहा, विमल नीलांश कहाँ है? तो वो कहने लगी, दीदी भैया अपने कमरे में बैठे हैं, आप ही इन माँ बेटों को समझो। दोनों ही अपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते और ना ही खाना पीना ठीक से कहते हैं। विमला रोते हुए बोली, हमें ही देख लीजिए, पहले ससुर गए, फिर पतिदेव भी स्वर्ग सिधार गए। इस नन्ही सी बिटिया के लिए खुद को संभाल लिया। आप ही इन दोनों को कुछ समझो। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। 2 महीने हो गए, कितने कमजोर हो गए हमारी तो ये सुनते नहीं। शायद आपकी सुन ले हमें तो दीदी, यही डर है कि ये दोनों रो रो कर अपनी आंखें खराब ना कर ले। सुजाता ने नीलांश को बड़े प्यार से समझाया, नीलांश बेटा, अब तुम्हें अपनी मम्मी के लिए खुद को ठीक करना होगा और अपने इस मानसिक दबाव को खत्म करना होगा। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी मम्मी भी हिम्मत करके फिर से जिंदगी जीने लगेगी, नहीं तो वो रोते रोते अपना जीवन समाप्त कर देगी। तुम्हें तो पता है तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। इस वक्त नीलू खुद को अकेला महसूस कर रही है। इस वक्त तुम उसका सहारा बनो, खुद के साथ साथ अपनी मम्मी को भी संभाल लो। मान और बेटा दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। बेटा जो इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कितना भी रो, कुछ भी कर लो, वो इंसान वापस नहीं आएगा। इसलिए बेटा जो दुनिया में रह जाता है उसे खुद ही संभालना होता है, आगे बढ़ना होता है।
अगर तुम हौसला नहीं रखोगे तो तुम्हारी मम्मी का हौसला कौन बढ़ाएगा? खुद को संभालो और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज वापस जाओ। कॉलेज जाकर कुछ बनने की कोशिश करो। अपने पापा के सपने को पूरा करो। तो मैं वह एक सफल इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। तुम सफल इंजीनियर बनो और अपनी माँ का सहारा बनो। सुजाता की बातें नहीं ले इसकी समझ में आ रही थी। सुजाता के गले लगकर वो रोने लगा। सुजाता ने समझाया, बेटा दुख को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करो। मम्मी की ताकत बनो। अब तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। नीलांश ने कहा, आंटी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं सच में अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? अकेले में कई में तनावग्रस्त ना हो जाए। सुजाता ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ। आपकी मम्मी का ध्यान रखने के लिए आप अपने कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। सुजाता ने नीलू के पास जाकर बोली, नीलांश अपने कॉलेज वापस जा रहा है। अब तुम भी अपनी नई नौकरी ज्वाइन करो। नीला मैं तुम्हारे साथ हूँ और सबसे बड़ी बात तुम्हारे माता पिता भाई भाभी सभी तुम्हारे साथ हैं। अपने दुख से उबर कर जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने दायित्व को पूरा करो। नीलू ने कहा, सुजाता तुम सही कह रही हो। या दुख तो ईश्वर ने मुझे जीवन भर के लिए दे दिया। आखिर कब तक आंसू बहाती रहूंगी? मैं भी कल राजेश के ऑफिस में नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ। तुम सही कह रही हो, घर बैठकर काम नहीं चलेगा। ईश्वर जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे वही मैं पूरी करूंगी। अगर मेरे जीवन में संघर्ष लिखा है तो मैं उसका भी सामना करूंगी। सुजाता ने कहा, माय डियर ये हुई ना बात नीलू, मैं जानती हूँ राजेश और नीलेश को भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। नीलू समझदारी से काम लो और अपने बेटे और अपनी सासू माँ को भी संभालो और खुद भी संभालो। दुख के तो ये जीवन भर का, जब तक जिंदा रहोगे तब तक उन्हें भूल थोड़ी ना पाओगे। नीलू ने पहले नीलांश के कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। उसके बेटे को सुजाता की बात समझ आ गई थी। नीलांश ने मम्मी को प्रो किया कि वह अपनी पढ़ाई ठीक से करेगा, लेकिन यहाँ पर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, तभी मैं वहाँ निश्चित होकर पढ़ाई करूँगा। नीलांश बोला, अगर आप यहाँ ठीक रहेगी तो मैं भी वहाँ ठीक रहूँगा। मम्मी अब तो हम दोनों ही एक दूसरे के शहर हैं, और हाँ दादी का भी ध्यान रखना, वो तो इस हादसे से पूरी तरह टूट चुकी है। अगले दिन सुबह सुबह नीलांश अपनी दादी और मम्मी से मिलने के बाद कॉलेज के लिए कानपुर निकल गया। 1 महीने बाद कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। नीलू को राजेश की जगह नौकरी मिल गई। राजेश के दोस्तों ने नीलू का पूरा सहयोग दिया और ट्रेनिंग के दौरान काम सीखने में काफी मदद की। कुछ सहकर्मी तो नीलू को देखकर बहुत दुखी होते कि राजेश और नीलू की शादी में दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम सीता जैसी लग रही थी। आज नील को विधवा के रूप में देखकर आंखें भारती थी। क्या इस समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुख और सुख पतझड़ जैसे होते हैं, जब डाक में पत्ते झड़ जाते हैं तो बसंत में उन्हें दरख्तों पे नए पत्ते आ जाते हैं। नीलू भी धीरे धीरे जीवन के संघर्षों के साथ आगे जीने की कोशिश कर रही थी। उधर अनिरुद्ध और आरोही ने भी अपनी जॉब चेंज कर दी थी। अब दोनों मुंबई में कुसुम और ब्रिजेश के साथ रहने लगे थे, क्योंकि आरोही मां बनने वाली थी। इसलिए आरोही और अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह मुंबई में अपने बच्चों को अपने माता पिता के सानिध्य में जन्म देंगे। छोटे बच्चों को संभालना दोनों के बस की बात नहीं थी। दूसरा कारण ये भी था, मम्मी घर में अकेली रहने के कारण तनाव में रहती है और धीरे धीरे डिप्रेशन उन पर हावी हो रहा है। कम को राजेश के जाने का गहरा सदमा लगा था। कुसुम पहले जैसी नहीं रह गई थी। नीलेश को इतनी छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चले जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी।
अब आरोही के दर्द का एहसास को तुमको अच्छी तरह हो गया था। कुसुम अब बहुत शांत रहने लगी थी। कुसुम का कड़वा और कसला व्यवहार पूरी तरह से जो बदल चुका था। कुछ समय ऐसे ही मनोभावों से गुजर रही थी। आज वो आरोही की बदकिस्मत नहीं मान रही थी। उसे एहसास हो चुका था इस बच्चे ने उसे छोटी सी उम्र में कितना दुख झेला था। आज इस दुख ने नीलांश और गुजर रहा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज कुसुम का परिवार भी दुख के उसे भर से गुजर रहा था। जी भर में कभी आरोही का परिवार गुजरात था। आरोही तो फिर भी समझदार निकली। उसने अपने आप को काबिल बना लिया। अब कुसुम और नीलांश पर जो कुसुम को नीलांश पर दया आती की, राजेश ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर नीलांश ने इतना दुख क्यों मिला? यही सारी बातें सोचते रहने से कुसुम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रही थी। और अब वहाँ किसी को बुरा बोलने से पहले कई बार वो सोचती कि किसी को मेरी बद्दुआ ना लग जाए, मेरे बच्चे स्वस्थ और जिंदा रहे। पता नहीं किसकी बद्दुआ हमारे परिवार को लगी है। सारा परिवार बिखर गया है। सुशील जी का मन अब इस घर में नहीं लग रहा था। सुजाता के कहने से वो कुछ दिनों गो जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली। नीलू के जाने के बाद घर सुनसान हो जाता। इतने बड़े घर में केवल सुशील जी और बिमला रह जाती। दोनों ही आपस में बैठी कभी नीलेश की तो कभी राजेश की बातें करती रहती। सुशील जी ने विमला से कहा, विमल शाम हो गई है, एक कप चाय तो बना लो। विमल चाय बनाने के लिए रसोई में गई। तभी फोन की घंटी बजी और फोन अनिरुद्ध का आया। अनिरुद्ध ने बताया कि आरोही 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अब आप परदादा बनने वाली है। सुलाजी सुशील जी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुशील जी ने कुसुम और ब्रजेश को बधाई दी और कहा बहुत दिनों बाद कोई शुभ समाचार सुना। राजेश के जाने के बाद तो दुखद घटना ही घाटी रही थी, लेकिन आज खुशखबरी सुनाई है। ये सुख समाचार मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता से भर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे नील इस रूप बदलकर जो फिर से आरोही के गर्भ में जन्म लेने वाला है। नीलेश के गुजरे 2 महीने बीत चुके हैं। सुशील जी ने मन में एक आशा की किरण उदय हो चुकी थी। बधाई देने के बस सुशील जी ने जो फोन रख दिया, वो सोचने लगी, देखो राजेश और नीलेश को गए 2 महीने बच चुके हैं और उधर आरोही भी 2 महीने की गर्भवती है। मन ही मन वह खुश हो रही थी। तभी विमला ने कहा, माँ की चाय पी लीजिए। सुशील जी बोली, मेरा राजेश और नीलेश दोनों नया जीवन जन्म लेने वाले हैं। विमला ने घबराते हुए पूछा, माँ जी सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो कहने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत को मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरोही माँ बनने वाली है। अरे वो ये तो बहुत खुशी की खबर है। कितने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनने को मिली है। शाम को नीला हो जैसे ऑफिस से आई सुशील जी ने उसे खुशखबरी सुनाई। नीलू ने भी आरोही और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया और बधाई दिया। कर्मों का खेल निराला होता है। जन्म और मरण चक्रव्यूह में मानव बेचारा फंसा हुआ रहता है। अब सुशील जी बड़ी बेचैनी से अनिरुद्ध के बच्चे के जन्म होने का इंतजार करने लगी। कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जितना सुख आराम और जितना उम्र लिखी है, ईश्वर उसको उसके कर्म अनुसार ही वह देता है। जरूर है सुशील जी फिर से दुनिया की मोह माया में फंस गई। अब वो अपने परपोते के आने का इंतजार कर रही थी। नीलू ने राजेश के ऑफिस में धीरे धीरे सभी कामों को बहुत अच्छे से लिया था। काम के प्रति नीलू हमेशा ईमानदार थी और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थी। धीरे धीरे समय के साथ नीला अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई। नीला ने जानबूझकर खुद को इतना व्यस्त रखती थी ताकि उसे राजेश की याद न आए। दिन तो काम में गुजर जाता, लेकिन रात होते ही उसे अपना कमरा खाने को दौड़ता। उसे बिस्तर पर अब अकेले नींद नहीं आती थी। कई बार तो बाहर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाती थी।
अपने कमरे में उसे अपने अकेलेपन का सूनापन महसूस होता था। आखिर राजेश के साथ इतना लंबा समय इसी कमरे में तो गुजारा था। इसी कमरे में बैठकर दोनों प्यार भरी बातें करते थे, तकरार करते थे और अपने बच्चों के भविष्य की कितनी योजनाएं बनाते थे। सारी बातें सोचते हुए नीलू सारी रात आंखों में गुजार देती थी। आज रूप और आकाश नीला उसे मिलने के लिए उसके घर आए थे। जीजाजी की मौत के बाद रूप ने पहली बार नीलू को देख रही थी। जीजू की मौत की खबर मिली थी। उसी वक्त उसके एक बेटे की टांग टूट गई थी, जिसके कारण मैं बहन के पास नहीं आ पाई थी, इसलिए आज मिलने आई थी। 4 महीने में नीलू की कल बदल गई थी। रूप ने अपनी दीदी नीला को जैसे देखा तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। सफेद साड़ी, उलझे बिखरे बाल, नीलू की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। चेहरा मुरझा गया था। गुलाबी मुलायम हाथ जैसे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज सूख गए थे। आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। नीलू ने सजना संवरना तो छोड़ दिया था, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी छोड़ दिया था। अपनी दीदी की ऐसी हालत देखकर रूप काफी देर अपनी दीदी के गले लगकर रोती रही। आकाश को भी सर घर सुनसान लग रहा था, जैसे राजेश अपने साथ सारी हंसी मजाक रौनक लेकर चला गया हो। राजेश के बिना घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश को सबसे ज्यादा दुख नीलांश के लिए हो रहा था, जिसके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। दुख सुख में साथ देने वाले नीलेश उसे छोड़कर चला गया। आकाश सोचने लगा, वो खुद कितना बड़ा हो गया था। जब अपने पिता की मृत्यु हुई थी, उसे वक्त वो खुद को संभाल नहीं पाया था। पिता के जाने का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पता नहीं जिस वक्त नीलांश का क्या हाल होगा, उसने इतनी छोटी उम्र में खुद को कैसे संभाला होगा। नीला ने विमला से चाय बनाने को कहा। कुछ देर बाद नीलू ने राजेश और नीलेश के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो आकाश ने हैरान होकर पूछा, दीदी, जीजू और नील्स दोनों बहुत अच्छी तैराकी जानते थे, ऐसे कैसे डूब गए? नीला ने बताया। नीलेश ने गंगा के खतरे के निशान को जैसे ही आगे अपने कदम बढ़ाए, गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। नीलेश तो इतनी तेजी से बहते हुए देखकर आपके जीजू उसे बचाने के लिए बिना कुछ सोच कूद पड़े और दोनों ही बहता पानी में हमारी आंखों के आगे ओझल हो गए। बचाव टीम के कर्मचारी भी उन्हें बचाने में असमर्थ रह गए। इसी हादसे में गाइड की मृत्यु भी हो गई। मम्मी जी और मैं दोनों रोते हुए बस वहीं बहुत देर तक बैठे रहे। जब दोनों को कुछ अता पता नहीं चला तो हम रोहतास और शशांक के साथ वापस आ गए। 3 दिन बाद हमें उनकी डेड बॉडी मिल गई थी। नीलू की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रूप ने बड़ी बहन को गले लगा लिया और कहा, दीदी धीरज रखी है, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। अपने कर्म भगत कर सबको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। आप खुद को संभालो, अपने अपनी क्या हालत बना रखी है। नीला, इसकी जिम्मेदारी आप पर है और सासू माँ को कौन संभालेगा? आपको ही तो संभालना है। रूपा दोपहर का खाना खाने के बाद अपने पीहर चली गई, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो भारत आई थी। मम्मी पापा मिले रूप को बहुत समय हो गया था, इसलिए दोनों भाभियों से भी उसे पहली मुलाकात नहीं हुई थी। रूप ने नीलू को जब चलने के लिए कहा तो नीलू ने मना कर दिया कि नहीं, तुम दोनों मिलकर आ जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। तभी भाग्य लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी, मैं बुआ बुआ पुकारती हूँ। वही अंदर आ गई। उसको देखकर नीलू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाग्य लक्ष्मी ने अंदर आते ही अपनी बुआ को अपने गले लगा लिया। भाग्य लक्ष्मी को देखकर नीलू के चेहरे पर खुशी की चमक सांप दिखाई दे रही थी। नीला ने पूछा, भाग्य लक्ष्मी तुम किसके साथ आई हो? तो भाग्य लक्ष्मी ने, मैं तो साइकिल पर अकेले आ गई हूँ। आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं पापा मम्मी से पूछ कर आई हूँ। तभी नीलू ने कहा, ये तुम्हारी रूप हुआ है,
और ये तुम्हारे फूफाजी भाग्य लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते किया। रूप ने अपनी भतीजी को प्यार से गले लगा लिया। बहु देर बाद रूप जाने लगी तो पूछा, भाग्य लक्ष्मी चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। भाग्य लक्ष्मी ने कहा कि हुआ साथ चलेगी तो मैं आपके साथ चलूंगी। मैं तो यहाँ हुआ से मिलने आई थी। नीलू, हुआ आप भी साथ चलो। भाग्य लक्ष्मी के आग्रह करने पर नील उसके साथ जाने को तैयार हो गई। नीलू ने अपनी सासू माँ को बताया और उसके साथ बाद में दोनों बहनें अपनी मम्मी पापा से मिलने चल दी। सरस्वती अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुई। कविता और विद्या दोनों बहू ने उनके चरण स्पर्श किए। नीलू बोली, अरे इन दोनों के भी चरण स्पर्श करो, ये तुम्हारे नंद और नंदोई है। दोनों ने तुरंत उनके पैर छुए। रूप ने कहा, सदा सुहागन रहो। कविता और विद्या को रूप पहली बार मिल रही थी। अपनी दोनों गुणवान भवियों को देखकर रूप का मन खुश सो गया कि चलो कम से कम कविता और विद्या दोनों ही गुणवान और संस्कारी है। दोनों भाग भाग कर काम कर रही थी। सरस्वती अपनी बेटियों के पास बैठी बातें कर रही थी। ये देखकर रूप का मन खुश हो गया कि अब जाकर उसकी मम्मी को अच्छी बहू मिली है। कुछ देर बाद नीलू ने कहा, तुम दोनों को साथ चलना है तो बताओ, और यहीं रुकना है तो बताओ, फिर मैं अपने घर जाती हूँ। मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही होगी क्योंकि उन्हें शाम को अकेले रहना तनावग्रस्त कर देता है। किशन अपनी दीदी को उसके घर छोड़ने चला गया था। जबकि कुछ देर बाद वो वापस आया तो रूप ने अपने भाई से कहा, किशन भाई, नीलू दीदी बहुत तनाव में रहने लगी हैं। इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि सैन ने कहा, ईश्वर ने दुख भी तो इतना बड़ा दे दिया है, भरने में समय तो लगेगा ना दीदी। फिर अब तो काफी ठीक है। अब तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है तो काम का बोझ इतना नहीं है, लेकिन खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में झोंक कर रखती हैं। रूप ने कहा, दीदी के घर आकर भी क्या करेगी, घर आते ही अकेलापन उसे खाता है। इतने बड़े घर में सास बहू रह गई है। नीलांश अपने कॉलेज चला गया है। आकाश ने कहा, सच में आज तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। राजेश जीजू के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रूप ने कहा, किशन भाई, मैं तो आपको एक सुझाव देता हूँ। अगर आप लक्ष्मी को नीलू के पास रहने के लिए भेज दो तो शायद भाग्य लक्ष्मी के साथ दीदी फिर से खुश रहना सीख जाएगी। रूप बोली, आज जब भाग्य लक्ष्मी दीदी से मिलने के लिए आई तो भाग्य लक्ष्मी को देखकर दीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किसी ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं भी यह बात नोटिस की है। दीदी भाग्य लक्ष्मी के साथ बातें करती है, कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी दीदी खुश रहे। भाग्य लक्ष्मी को तो राजेश जीजू मुझे पहले मांग रहे थे। मैंने उन्हें ये पहले ही कह दिया था कि यह आपकी ही बेटी है, और सच में जब राज जीजू जिंदा रहे तब तक भाग्य लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, जब बेटी की तरह प्यार करते थे। भाग्य लक्ष्मी भी नीलसो नीलांश दोनों उड़ा की बांधती थी। नीलेश के जाने के बाद तो लक्ष्मी खुद अपनी बुआ का बहुत ध्यान रखती है। मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन भाग्य लक्ष्मी अपनी बुआ से मिलने रोज जाती है। बुआ और भतीजी दोनों के आपस में खूब बनती है। रूपा, मैं तुम्हारी बात पर विचार जरूर करूंगा। धीरे धीरे नीलेश और राजेश को 1 साल बीत गया था और नीलू के घावों पर भी मलहम लगा दिए। लग रहा था क्योंकि घाव तो भर जाते हैं लेकिन उनकी टीस नहीं जाती है, और वह अपने चेहरे पर जो थोड़ा सा काम में बिजी रहती है, और रोज भाग्य लक्ष्मी उसके पास आती थी। उसकी बातों से वो अपनी बातों में इतना उलझ कर रखती। बुआ को उसने संभाल लिया था। भाग्य लक्ष्मी का प्यार और उसकी मीठी बातें नीला के दुखी मन को सगुन देती थी। कुदरत की माया है जिसकी सांस बाकी है। ईश्वर उसे जीने का सहारा दे देते हैं, वो मोह में फंसी जाता है। अब तो धीरे धीरे भाग्य लक्ष्मी नीलू के और करीब आती गई।
अधिकतर समय अपनी बुआ के यही रहती। एक दिन किशन ने कहा, दीदी ये तो आपके यहाँ पड़ी रहती है, सारा दिन यही के चक्कर लगाती रहती है, आप इसे थोड़ा समझाया करो, कभी अपने घर भी बैठ जाया करे। नीलू ने कहा, किशन एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगा। वो कहने लगा, नहीं दीदी बोल क्या बात है। तो नीलू बोली, तुम और विद्या मेरे साथ इसी घर में रहने के लिए आ जाओ। राजेश की जाने के बाद घर में मन नहीं लगता, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मम्मी जी को भी सहारा हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है घर में हम 3 महिलाएं रह गई हैं, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। नीलांश को तो अभी 3 साल का कॉलेज में ही गुजारना है, तुम्हारे आने से मेरा समय भाग्य लक्ष्मी के साथ गुजर जाएगा। कि सर ने कहा, दीदी मैं पापा मम्मी से पूछकर आपको बताता हूँ और आप किसी बात की चिंता मत करो। भाग्य लक्ष्मी आपकी बेटी है और देखो वो तो मुझे और विद्या से ज्यादा तुम्हें प्यार करती है, तभी तो कह रही हूँ। नीलू ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरी बेटी फिर मेरे साथ रहेगी। नीलू बोली, और भाग्य लक्ष्मी को मेरे घर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। आज अनिरुद्ध ने दादी को कुछ समय के लिए मुंबई आने का न्योता दिया था, उसके आने से आरोही की देखभाल में मदद मिल जाएगी और मम्मी को अकेलापन भी नहीं लगेगा। इस अवस्था में आरोही को आपके अच्छे सुझाव और देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अनुभव उसके काम आएगा। सुशीला देवी ने नीलू से पूछा, नीलू कुछ समय के लिए मुझे अनिरुद्ध के पास जा रही हूँ तो मैं कोई परेशानी तो नहीं है? बेटा यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, हर वक्त मुझे राजेश और नीलेश की याद आती रहती है। घर के किसी कोने में चली जाऊं, हर कोने में कुछ ना कुछ याद जुड़ी हुई है। कुछ समय के लिए अनिरुद्ध के साथ रहूंगी तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। तो मैं पता है कुसमी आजकल ठीक नहीं रहती है। नीलू ने कहा, ठीक है मम्मी जी आप कुछ दिन के लिए चली जाइए, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध ने अपनी दादी का टिकट बुक करवा दिया और वो अपने बेटे ब्रिजेश के यहाँ चली गई। सरस्वती ने नील को परेशानी में देखते हुए कहा, एक बार फिर से कृष्ण और विद्या को भाग्य लक्ष्मी को नीलों के साथ रहने के लिए भेज दिया। वैसे विद्या गर्भ थी, उसे आराम की आवश्यकता थी। सरस्वती जी को पता था कि वहाँ विमल भी है, उसकी बहू को थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि कविता भी गर्भवती थी। दोनों बहू को संभालना सरस्वती के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा, भाग्य लक्ष्मी की वजह से नीलू का मन नहीं लग रहा था, और भाग्य लक्ष्मी की वजह से अगर उसकी बेटी अपने दुख को भूल जाती है तो इससे अच्छी बात क्या है। वो किराए के छोटे से मकान में इतने बड़े परिवार का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। कविता और हरि की शादी के बाद एक कमरा उन्हें दे दिया, दूसरा कमरा किसने और विद्या के पास पहले से था। ड्राइंग रूम में सरस्वती जी और श्याम बाबू अपना गुजारा चल रहे थे, लेकिन विद्या के जाने के बाद अब श्याम बाबू और सरस्वती कमरे में रहने लगे थे। भाग्य लक्ष्मी के आने से नीलू का मन लगने लगा था। अब तो जब बुआ भतीजी जब दिल करता घूमने चली जाती, नीलू भी अपनी भतीजी का बहुत ध्यान रखती। स्कूल के काम में नीलू उसकी मदद करती। भाग्य लक्ष्मी वैसे भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। नीला की मदद से भाग्य लक्ष्मी की पढ़ाई में 4 चांद लग गए। अब तो बुआ भतीजी दोनों अपने में मस्त रहती। उन्हें दोनों को सब देखकर यही कहते, बुआ भतीजी की जोड़ी लाजवाब है। विद्या कुछ नहीं रहती, दोनों देखकर यही कहती, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बुआ भतीजी दोनों खुश रहो। विद्या यही सोचती, दीदी ने हमारे लिए इतना किया, हम उनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक तरह से भाग्य लक्ष्मी नीलू की बेटी बन गई थी। नीलू हमेशा विद्या को आराम करने के लिए कहती और विमल तो विद्या का बहुत ध्यान रखती थी। नीलू के घर में आने से विद्या को सच में बहुत सहारा मिल गया था।
नीलू के यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फल और सब्जियों से फ्रिज भरा रहता था। राजेश और नीलू दोनों का स्वभाव इस तरह का था कि घर में खाने पीने का सामान कभी खत्म नहीं होने देते थे। राजेश को घर में किसी सामान की कमी पसंद नहीं थी, इसलिए नीलू भी इस बात का बहुत ध्यान रखती थी। राजेश के साथ साथ रहते रहते उसे इस चीज की आदत पड़ गई थी। खाने पीने की चीज और राशन भर देती थी। नीला के पास ना पहले पैसे की कमी थी और ना अब थी। राजेश बहुत समझदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवित रहते हुए अपने काफी सारे बीमा पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। कई पॉलिसी उसकी चल रही थी। उसके जाने के बाद नीलू को उन सब से बहुत मोटी रकम मिली थी। कुछ उसके ने जो नीलांश के नाम जमा करवा दी थी और कुछ राजेश और नीलेश के नाम से दान पुण्य में खर्च कर दी थी। अब नीलू की सरकारी नौकरी होने से उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और बहुत सारी फैसिलिटी भी उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी। राजेश के बाद उसकी पेंशन भी मिल रही थी। नीलू के पास इस वक्त सब कुछ था, सिवाय अपने पति और छोटे बेटे ने नीलेश के अलावा उन दोनों की कमियों से हमेशा खलती थी। नीलेश का कमरा उसने भाग्य लक्ष्मी को दे दिया था। लक्ष्मी ने जब कहा कि वो अपनी बुआ के साथ उनके कमरे में ही रहूंगी, तो ये सुनकर नीलू ने कहा कि सन और विद्या, तुम जो नीलेश के कमरे में अपना सामान रख दो। अब तुम दोनों कमरे में रहो, हम बुआ भतीजी एक साथ रह लेंगे। सुशीला देवी को गए काफी समय हो चुका था, लेकिन अब उन्होंने नीलू को समझाया कि अब वो आरोही के बच्चा पैदा होने के बाद ही वो वापस आएगी। इसी कारण नीलू के भाई भाभी अब उसके साथ रहने लगे थे। भाग्य लक्ष्मी अपनी बुआ के साथ आनंद से रहने लगी। जिस बच्चे के भाग्य में सुख होता उसे सुख मिला ही जाता है। इस घर का सुख भाग्य लक्ष्मी के भाग्य में था। इतने बड़े घर में वो अकेली बच्ची बड़े लाड प्यार से पाल रही थी। नीला अपना ममता इस पर लूट रही थी। हर वो खुशी देने की कोशिश करती जो वो नीलेश को देना चाहती थी। नीलू अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती और उसकी ध्यान रखते वक्त उसको जैसे समय गुजर रहा था उसे खुद नहीं पता चला कि उसका स्कूल का खर्च भी नीलू ने अपने कंधों पर ले लिया था। भाग्य लक्ष्मी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसके जूते वगैरह स्कूल बैग आने जाने के लिए उसको बढ़िया सी साई के सब नील उन्हें दिला दी थी। इतनी खुशियां मिलने के बाद भाग्य लक्ष्मी बहुत खुश थी। भाग्य लक्ष्मी ने अपनी बुआ को माँ की तरह ध्यान रखती थी, जैसे बेटियां अपनी माँ को प्यार करती हैं, वैसे भाग्य लक्ष्मी भी अपनी बुआ को प्यार करती थी। कृष्ण और विद्या कई बार कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी सच में बहुत भाग्यवान है। हम दोनों ने शक्कर भी इतनी खुशियां नहीं दे सकते थे। हमारी तो आमदनी इतनी नहीं थी। हम अपनी बेटी को इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते, इतनी शौक पूरे करते कि सर ने कहा हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, और भाग्य लक्ष्मी भी अपनी किस्मत लेकर आई थी। शायद उसके भाग्य में अपनी बुआ द्वारा सुख मिलन लिखा था। जैसे सर्दी गर्मी आई है, वैसे ही दुख और सुख भी आते हैं। नीलू भी इन्हें अनुभूतियों के साथ जीवन में आगे बढ़ रही थी। जीने की चाहत तो नहीं थी, लेकिन अब जब तक सांसें चलती है इंसान को जीने के लिए मजबूर करती हैं। दुखों से दुखी होकर खुद को समाप्त करने की कायरता नीलू में नहीं थी। वो तो शुरू से ही संघर्षशील महिला रही थी। बचपन से ही संघर्ष करती आ रही थी और विवाह के उपरांत भी उसने कितने संघर्षों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने घर परिवार के साथ जीवन को कैसे व्यवस्थित किया था। लेकिन उसे वक्त तो ऐश का साथ था जो हर पल उसकी सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। राजेश का भरोसा उसे हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता था। राजेश का प्यार उसके लिए संभाल बन जाता था, लेकिन उसे आगे का सफर अकेला तय करने था और सच्चाई को नीलू स्वीकार कर चुकी थी। वो कई बार तन होती तो राजेश को अकेले में बातें करती, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, और उन सवालों के जवाब से उसे माँ को संतुष्टि मिलती। उसे पकड़ ही वो खुश हो जाती। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो
उसके जाने के बाद भी आप उसके प्यार की कभी नहीं भूल सकते, बल्कि उसे प्यार के भरोसे ही बाकी जिंदगी गुजार देते हैं। विद्या और किशन नीलू को हमेशा ध्यान रखते, लेकिन उसके दर्द को कम करने में वो असमर्थ थे। विद्या ने ये तो भाग्य लक्ष्मी को नीलू के स्पोध ही कर दिया था। वो तो अपने आने वाले बच्चों के सुंदर सपनों में खोई रहती थी। ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि भाग्य लक्ष्मी का भाई आ जाए। दोनों भाई बहन की जोड़ी हो जाएगी और परिवार भी भरा पूरा हो जाएगा। कभी किशन कमरे में आया और विद्या से पूछा, क्या सोच रही हो? विद्या ने कृष्ण से कहा, जब नीलांश की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे। घर में बहू आ जाएगी तो दीदी का मन लगा रहेगा। बहू के आने से घर में रौनक आ जाएगी और पोता पोती के साथ दीदी का जो बुढ़ापा कट जाएगा। उन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर नीलू दीदी अपना सारा दुख भूल जाएगी। किशन ने कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। मेरी दीदी के जीवन में ढेर सारी खुशियां हो। इंसान को सोने से क्या होता है, होता वही है जो राम रची राखा। विद्या, हम तो दीदी के लिए अच्छा ही सोच सकते हैं, बाकी तो प्रभु की इच्छा है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं और मेरी दीदी भी शायद अपने कर्म भुगत रही है। सच कहूँ विद्या, मुझे तो अब तक नीलेश की चिंता लगी रहती है। ना तो वो कॉलेज में से अब घर आता है और ना ही दीदी उससे फोन करता है। फोन पर बात भी नहीं करता है। कई बार तो मुझे नीलांश पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे 2 थप्पड़ मारकर घर ले आऊं और बोलो कि देखो तुम्हारे बिना तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है। लेकिन विद्या, आजकल के बच्चों को समझना आसान काम नहीं है। पता नहीं वहाँ कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, अपने मन की बात कभी नहीं बताता। पहले अपने कॉलेज की सारी बातें बताता था, अब देखो फोन भी नहीं करता। विद्या बोली, नीलांश को अपने पिता के जाने का बहुत धक्का लगा है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। कुछ बच्चे तो इन परिस्थितियों का सामना करते ही बिखर जाते हैं और कुछ बच्चे निखार जाते हैं। आप चिंता मत करो, नीला समझदार है। कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। वक्त माँ के गांव को भर देता है। नीलांश के माँ के घाव जल्दी भर जाएंगे। अब दीदी को ही देख लो, दीदी समय के साथ कितनी परिपक्व होती जा रही है। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ हमें भी संभाल लिया है, नहीं तो हमारी इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन दीदी ने हमारा हमेशा साथ दिया है और अब हमारा फर्ज बनता है इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ दें जो हमसे बन पड़ेगा। हम उनके लिए करेंगे। मम्मी जी सही रहती है। नीलू बेटी के रूप में जिम्मेदार बेटा है। देखो दीदी सबका कितना ध्यान रखती है। नीलू समय के साथ परिपक्व होती जा रही थी। बढ़ती उम्र के साथ उसका व्यक्तित्व निखरता जा रहा था। वो एक सशक्त मजबूत महिला बनती जा रही थी। समय के साथ उसके व्यक्तित्व में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा था। अपने ऑफिस के प्रतिभाशाली महिलाओं में उसका नाम गिना जाता था। सेवार्थ और के कई स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़ गई थी। सामाजिक कार्य करना अपना में जो अपना योगदान देने लगी थी। नीलू अपने काम के प्रति ईमानदारी और व्यवहार कुशल थी। अपने जीवन में अपनी मेहनत और लगन से उसने एक प्रमोशन और प्राप्त कर ली थी। जैसे जैसे नीलू की पोस्ट बढ़ती जा रही थी, उसकी तनख्वाह और इंक्रीमेंट और सुविधाएं बढ़ती जा रही थी। समय के साथ नीलू अपने व्यक्तित्व को निखार दिए जा रही थी। धीरे धीरे अपने पीर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती जा रही थी। नीलू को एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पीर के सदस्यों के लिए खर्च करती जा रही थी। आज भाग्य लक्ष्मी का जन्मदिन था। उसने अपने जन्मदिन पर नीलेश भाई को बुलाया था। नीला भाग्य लक्ष्मी को बहुत प्यार करता था और अपनी बहन के बार बार अनुरोध करने पर कुछ दिनों के लिए उससे मिलने आ गया। आज नीलांश को अचानक आया देखकर नीलू बहुत खुश हुई। भागकर अपने बेटे के गले लगा लिया
और बहुत देर तक अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। दोनों माँ बेटा मन ही मन एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे। बहुत दिनों बाद दोनों एक दूसरे को देखा था, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर उसका मन दुखी हो गया। नीलास बहुत कमजोर हो गया था, बिल्कुल दुबला पतला सा कमजोर लग रहा था। भाग्य लक्ष्मी अपने भाई से गले लगी। नीलांश ने हैप्पी बर्थडे टू डियर कहकर जो उसे विश किया और कहा, मेरी बहन बिल्कुल कैसी है, तो वो कहने लगी, बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया, आप पहले मेरे बात पर आने के लिए थैंक्स, और मेरा गिफ्ट कहाँ है? नीलास ने एक छोटा सा बैग उसके हाथ में थमा दिया और कहा, यह इसमें तुम्हारा गिफ्ट है। भाग्य लक्ष्मी जैसे देखो तो उसने देखकर हैरान रह गई। उसमें एक बहुत बड़ा फोन, प्यारा सा फोन था। नीला ने कहा, अब तुम्हें अपनी बुआ के फोन से फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पर्सनल हो अपनी जेब में रखो और कभी भी फोन कर सकती हो। फोन देकर भाग्य लक्ष्मी ने अपने बड़े भाई ने लेंस को गाली लगा लिया और कहता थैंक यू भैया कहकर फोन रखने लगी। बिमला ने नीलांश को आया देखकर उसकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सभी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नीला ने फोन करके अपने ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वह अपने बेटे के साथ जी भरकर बातें कर सके। नाश्ता करने के बाद विमला ने कहा, दीदी अपने राज नीलांश भैया के साथ बातें करो, मैं अभी सारा काम संभाल लूंगी और दोपहर का खाना भी भैया जी की पसंद का बना दूंगी। नील डांस को घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद उसने घर का खाना खाया। वो उसे वैसे भी बचपन से बिमला के हाथों का खाना पसंद था। नीलांश ने कहा, विमला दीदी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मैं हॉस्टल में भी आपके खाने को मिस करता हूँ। विमला ने कहा, आकाश तुम्हारी मम्मी की ट्रांसफर वहीं हो जाती तो मैं भी साथ चलती, तो तुम दोनों माँ बेटों को बहुत ध्यान रखती, तुम्हें रोज अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाती। नीलास ने हंसते हुए कहा, फिर तो मैं मोटू हो जाता। विमला ने कहा, अच्छा बच्चे तो सेहतमंदी अच्छे लगते हैं, तुम तो बेटा बहुत कमजोर हो गए। ये बात सुनने के बाद नीला के दिमाग में एकदम आइडिया आया कि अगर किसी तरह मेरी पोस्टिंग कानपुर हो जाए तो नीलांश को कितना आराम मिल जाएगा और मुझे अपने बेटे के साथ रहने को मिल जाएगा। काम से कम मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी और विमल काम के लिए हमारे साथ चल ही लगी और घर की देखभाल के लिए किसान और विद्या है, वो लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। नीला को विमला की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसने अभी यह बात किसी के साथ साझा नहीं की। चुपचाप सोचने लगी, क्या ऐसा करना ठीक होगा? वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सारी बातें सोच रही थी। तभी उसका ध्यान नीचे बगीचे पर गया। देख नीलांश सिगरेट पी रहा था। नीलू सोचने लगी, ये बुरी आदत कब लग गई? पहले तो कभी उसने नीलांश को सिगरेट पीते नहीं देखा। ये देखकर नीलू का मन दुखी हो गया। 2 दिन नीलांश के साथ जो वो बड़ी जल्दी गुजर गई। अगले दिन नीला अपनी मम्मी और मामी से मिलने के बाद वापस चला गया। नीलू के दिमाग में बिमला वाली बात घूम गई कि जब अपने ऑफिस गई तो उसने अपने बढ़िया अधिकारियों से बात की। क्या इस तरह उसकी पोस्टिंग कानपुर में हो सकती है? बड़ी अधिकारियों ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जब चाहे किसी और स्टेशन में काम कर सकती हैं। सरकारी ब्रांच तो हर जगह है मैडम, बताइए आपको किस जगह जाना? राजेश की खातिर हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। नीलू ने अपने बेटे के बारे में बताया कि वो कानपुर में अकेले ही रहता है और अकेले रहने के कारण बुरी संगत में ना फंस जाए। इस बात का डर उसे हमेशा सताता रहता है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। अगर उसकी पोस्टिंग कानपुर में हो जाती है तो उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बेटा ही बचा है और वो उसे खोना नहीं चाहती। सर, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। नीला के बढ़िया अधिकारी तो उसके काम से वैसे भी बड़े खुश थे, लेकिन अपने अच्छे कैंडिडेट को वो भेजना भी नहीं चाहती थी। नील का काम इतना
शानदार था कि हर कोई उसे अपनी टीम में रखना चाहता था। काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी नीला की पहचान थी। लेकिन बड़े बाबू को इस बात का एहसास था कि नीलू ने जीवन में बहुत दुख सहन किया है। अब उसका इकलौता बेटा भी हाथ से निकल गया तो उसका जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब उसके जीवन में उसका इकलौता बेटा ही है जो उसकी आखिरी उम्मीद है। बड़े बाबू ने थोड़ी सी सिफारिश करके नीला के ट्रांसफर की कोशिश करना शुरू कर दिया। नीलू ने अपनी सहेली सुजाता से भी इस बारे में बातचीत की। सुजाता ने भी उसे यही सलाह दी कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे के साथ रहे। आखिर 4 साल का कोर्स है और 4 साल में तो बच्चा पूरी तरह बदल जाता है, और वैसे भी आजकल के बच्चे अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन और बुरी आदतों के शिकार जल्दी हो जाते हैं। सुजाता बोली, नीलू तुम्हारा सुझाव बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें पोस्टिंग मिलती है तो तुम करवा लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब माँ बेटा साथ रहोगे तो दोनों के बीच आए फैसले भी समाप्त हो जाएंगे। साथ रहकर तुम नीलांश का ध्यान भी रख सकती हो। नीलू के माता पिता को नीलू की बात सही लगी। श्याम बाबू भी यही चाहते थे कि उसका नाती उसकी बेटी की निगरानी में रहे। अकेले बच्चों को बिगाड़ने देर नहीं लगती। जमाना बहुत खराब है। जमाने में गलत राह के सभी लोग दिखाते हैं, सही राह कोई नहीं बताता। जब भाग्य लक्ष्मी को ये बात पता चली हुआ यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है तो वो रोने लगी। बोली, हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। नीला ने बड़े प्यार से समझाया भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अभी तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। देखो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस वक्त उनका यही रहना ठीक है। कुछ समय बाद में तुम्हें अपने पास बुला दूंगी। बुआ के इतने प्यार से समझाने पर लक्ष्मी समझ गई और बोली, हुआ प्लीज आप मुझे जल्दी अपने पास बुला लेना। मेरा आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे बड़े भैया ने फोन दिया है ना, अब तुम रोज इस फोन से बातें करना। भाग्य लक्ष्मी बुआ के गले लग गई और बोली, हुआ प्लीज मुझे अपने पास जल्दी बुला लेना। कृष्ण और विद्या भी नीला के इस फैसले से थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि अगर नीलू दीदी यहाँ से जाती है तो तूने भी अपने घर वापस जाना पड़ेगा। अब विद्या और किशन का मन नीला के साथ लगता था। विद्या का मन भी इस बड़े घर में नहीं लगता था। उसे छोटे से किराए के मकान में मन नहीं लगता था। यहाँ उसके ऊपर बहुत काम का बोझ था और यहाँ काम के लिए बिमला आई और उसकी बेटी कर देती थी। वो तो इस बड़े घर में के बड़े आराम से रह रही थी। उसकी बेटी का खर्चा भी उसकी बुआ उठा रही थी। नीला के जाने के बाद दोनों को परेशानी होने वाली थी और अब बाद में दोनों ही जानते थे ये बात। लेकिन नीलू के फैसले को वो गलत भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। आखिरकार बड़े अधिकारियों की पहुंच के कारण कुछ महीनों बाद नीला का ट्रांसफर कानपुर हो गया। वो उसे अपनी पोस्ट के अनुरूप बड़ा बंगला और सामान लगाया मिल गया। नीलू पहले खुद सरकारी घर देखने गई। अगर अच्छा हुआ तब वे सरकारी घर में रहेगी, नहीं तो किराए पर अच्छा घर ले लेगी। नीला को सरकारी घर पसंद आया। नीलांश के मम्मी भी मम्मी के साथ आ गया था। मम्मी उसके पास आ रही है, ये सोचकर मैं बहुत खुश था। वैसे भी सरकारी बंगले बड़े और खुले हवादार होते हैं। दोनों को घर पसंद आ गया। नीलू ने वापस आकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन अब दिक्कत थी। इतने बड़े घर को संभालने के लिए किसको छोड़कर जाए। बिमला और उसकी लड़की दोनों नीलू के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नए शहर में वफादार व्यक्ति की जरूरत होती है और बिमला जैसा वफादार नौकर मिलना बहुत मुश्किल था। वो कहने को नौकरानी थी, लेकिन घर की एक एक चीज का ध्यान रखती थी। अपना घर समझकर घर में रहती थी और घर की बड़ी बचत में से 7 काम चलाती थी। इन्हीं सारी गुना के कारण नीलू उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। विधारा कृष्ण के साथ नीलू का खर्च बढ़ गया था
और सारा काम विमल पर ही रहता था। विद्या धीरे धीरे कम कर होती जा रही थी। ये बात नीलू भी जानती थी। अब विद्या को आराम से रहने की आदत पड़ चुकी थी। वो पहले की तरह काम नहीं करती थी। सारा काम बिमला और उसकी बेटी से करवाने लगी थी। आखिरकार नीलू ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा को यहाँ रहने के लिए बोल दे। आखिर मम्मी पापा कब तक किराए के मकान में किराया भरते रहेंगे और मेरा घर तो खाली हो ही जाएगा। बिमला को और मेरा और नीलास तीनों के कमरे खाली पड़े हैं। क्यों ना मम्मी पापा और हरी को यहाँ बुलाकर रहने के लिए बोल दूं। मम्मी पापा को भी आराम मिल जाएगा। अगले दिन ऑफिस से आते वक्त उसने मम्मी पापा को घर जाकर रहने की बात की और कहा, मम्मी अगर आप सब लोग मेरे घर में रह लेते हैं तो मेरे घर की देखभाल होती रहेगी और आपको भी आसानी हो जाएगी। अगर किसी किराएदार को देकर जाती हूँ तो कहीं वो कब्जा न कर ले और मेरा घर हाथ से ना निकल जाए। श्याम बाबू ने कहा, बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन जब कल तेरी सासू माँ आएगी तो हमें फिर जी घर जो खाली करना पड़ेगा, तब दोबारा किराया पर मकान मिलना मुश्किल हो जाएगा। नीलू ने कहा, नहीं पापा, अगर मेरी मम्मी मेरे पास आएगी तो फिर कानपुर में ही रहेगी। आप यहाँ अकेले थोड़ी ना रहेगी। जब मैं और नीलांश कानपुर में है तो वो हमारे साथ रहेगी। नीलू को पता था कि उसके पिता बेटी के घर में रहने पर झिझक रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पापा को किराएदार को दूंगी तो वो कब्जा कर लेगा और मेरा घर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपको रहने के लिए बोल रही हूँ। आखिरकार श्याम बाबू को नीलू की बात माननी पड़ी, क्योंकि बेटी के मकान पर अगर कोई किराएदार कब्जा कर लेगा तो उसे मकान खाली करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नीलू के घर रहना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद नीलू, बिमला और उसकी बेटी तीनों कानपुर चले गए। नीलांश अपने मम्मी के कानपुर आने पर बहुत खुश था। नीलू अपना सारा सामान लेकर आई थी। अपनी कर स्कूटी भी साथ लेकर आई थी। नीलांश को मम्मी के आने से बहुत सुविधा हो गई थी। खाने पीने की मौज तो थी ही और उसे बुरी आदत सुधारने का मौका भी मिल गया था। कभी कभार भाग्य लक्ष्मी अपने भाई को फोन कर लेती थी तो नीलांश को और अच्छा लगता था। अब मन का प्यार दुलार उसे फिर से एक बार जीवन में हौसला देने लगा था। जीने का उत्साह बढ़ गया था। नीला जम के साथ रहते थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था। कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस सब काफी सुधर गई थी। बच्चों को जब आपका प्यार और मिलता है, दुलार मिलता है तो अपने दुख को भूल जाते हैं। इसके लिए नीलू की माता और पिता दोनों थी। नीला को अपना फैसला सही लगा और सबसे ज्यादा बिमला और उसकी बेटी खुश थी, क्योंकि विद्या और किशन भाग्य लक्ष्मी की सेवा करते हुए उनका काम बहुत बोझ जो बढ़ गया था। विद्या गर्भवती थी तो कोई काम नहीं कर पाती थी। सारा दिन अलसी में भारी सोती रहती थी और विमल को सारे काम करने पड़ते थे। इतने बड़े परिवार का अकेले काम संभालना, 3 वक्त का खाना बनाना बिमला को आन लगा था। बिमला का सारा दिन काम में गुजर जाता था। एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता था। लेकिन अब विमला और उसकी बेटी बहुत खुश थी। उसकी बेटी को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता था। अब उसे पूरा समय मिल रहा था। अब सुबह नीलांश जब कॉलेज जाता तो मन को ऑफिस छोड़कर आगे निकल जाता। आते वक्त भी वो यही करता। मन को छुट्टी के वक्त ऑफिस से के बाहर खड़ा मिलता और माँ के साथ लेकर वापस आ जाता। घर दोनों माँ बेटे आने जाने से दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो गई। नीला अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। नए शहर में दोनों माँ बेटा अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। कुछ फैसला हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे नीलों के फैसले ने नीलांश के उज्जवल भविष्य की नींव रख दी थी। अब नीलू का ध्यान नीलांश और अपने ऊपर ही था। पीर की चिंता से वो कुछ दिनों के लिए मुक्त हो गई थी। नीलो के नए ऑफिस में सभी उसके मित्र बन गए थे
और उसका अच्छा स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। साथ काम कर रही महिलाएं उसे देखकर दुखी होती थी। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। बेचारी सहकर्मियों को उसके लिए बहुत दुख होता था, लेकिन जितनी किस्मत में जो लिखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। कहावत है, ना रूप का रो कर्म का खा। नीलू के स्टाफ में एक व्यक्ति उसे हर काम में शुरुआत से मदद कर रहा था और उसके साथ साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार कर रहा था। वे थे मिस्टर मुखर्जी। वो नीलू के हम उम्र थे। नीलू के अच्छे स्वभाव के साथ साथ नीला के व्यक्तित्व रूप रंग मिस्टर मुखर्जी को धीरे धीरे आकर्षित कर रहा था। मन ही मन नीलू को पसंद कर रहे थे, लेकिन नीलू के सख्त स्वभाव के कारण कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, क्योंकि नीलू अपने काम पर ज्यादा ध्यान देती थी, जरा सा लापरवाही भी पसंद नहीं करती थी। नीला को ऑफिस की फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ऑफिस की पॉलिटिक्स और गैसिप से वो हमेशा दूर रहती थी। अपना काम से मतलब रखती थी। धीरे धीरे मिश्रा मुखर्जी से जो बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो गए थे, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक समान था। मिस्टर मुखर्जी को भी ऑफिस की गॉसिप से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे भी अपने काम के पक्के थे। धीरे धीरे नीला के साथ उसने दोस्ती पर ठीक कर ली थी। दोनों ही ऑफिस में नए थे और दोनों ही अलग अलग शहरों से आए थे, इसलिए शायद दोनों में दोस्ती जल्दी हो गई और धीरे धीरे मिस्टर मुखर्जी ने नीलू का विश्वास जीत लिया। मिस्टर मुखर्जी और नीलू दोनों अच्छे मित्र चुके थे। मिस्टर मुखर्जी भी विदुर थे। अपनी पत्नी के देहांत के 3 वर्ष पहले उनका हो चुका था और इधर नीला के पति राजेश भी 3 साल पहले गुजर चुके थे। दोनों एक दुख से गुजर रहे थे। दोनों को अकेलापन खलता था, इसलिए दोनों कभी कभी एक साथ चाय कॉफी पीने चली जाती और अपने मनोभावों को एक दूसरे से साझा करते हैं। नीलू बहुत साधारण रहती थी। ऑफिस में तैयार होकर नहीं आती थी, सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनती थी। राजेश की जाने के बाद बहुत साधारण रहने लगी थी। हल्के रंगों की साड़ियां पहनती और वो भी हल्के रंग नीला की सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। उसका रूप इतना सुंदर था कि बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर नजर आती थी। श्वेत रंग पर श्वेत साड़ी और उसके लंबे लहराते खूबसूरत बाल जीने वह अक्सर छोटी में बांधकर रखा करती थी और माथे पर बिंदिया की जगह चंदन की छोटी सी बिंदी लगा ली थी। उसके गुलाबी होठ बिना लाली लगाई भी हमेशा लाल नजर आते थे। सच में नियति ने नीलू के साथ बड़ा अन्याय किया था मिस्टर मुखर्जी को। नीला को देखकर बहुत दुख होता था कि इतनी रूपवती स्त्री को भगवान ने श्रृंगार करने का अवसर भी नहीं दिया। इतना खूबसूरत बनाकर उसे इतना बड़ा दुख दे दिया। उसके रूप रंग की प्रशंसा करने वाला उसका पति उसे छीन लिया। मुखर्जी कई बार अपने मन में सोचते कि अगर नीलू कभी श्रृंगार करती होगी तो कितनी खूबसूरत लगती होगी। कहते हैं ना, खूबसूरत चेहरों पर मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। नीलू बिना श्रृंगार के ही इतनी खूबसूरत लगती थी। कई बार मिस्टर मुखर्जी का मन करता कि वो नीलू से कहे कि नीलू तुम थोड़ा सहज संवर कर रहा करो। जीवन साथी के जाने से जिंदगी समाप्त थोड़े हो जाती है, तो मैं अपने लिए सजना चाहिए। वो क्या इंसान का व्यक्तित्व किसी के जाने से इतना बदल जाता है कि वो सजना संवारना अच्छा पहनना खाना छोड़ दे। इस माया से परिपूर्ण दुनिया में खुद को भौतिक सुखों से दूर रखना उचित है। जब जीवन साथी के जाने के बाद आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपके उसके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए भी खुश होने का समय निकालना चाहिए। कई बार मिस्टर मुखर्जी का करता कि वो नीलू से पूछे कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या तुम्हारा दिल कभी सजने संवरने का मन नहीं करता? खूबसूरत रंग बिरंगी साड़ियां पहनने का तुम्हारा मन नहीं करता? तो सभी बातें कई बार मिस्टर मुखर्जी अकेले बैठे सोचते रहते, लेकिन अपने मन की बातें वो कभी नहीं ल को बताने से कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ मिस्टर मुखर्जी का हिंदी भाषा काम आने से एक दूसरे के बीच का वार्तालाप और संवादों को सीमित कर देता था।
मिस्टर मुखर्जी को इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती थी, लेकिन हिंदी टूटी फूटी बोलते थे। इसी कारण स्टाफ में बहुत ज्यादा लोगों से उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी। नीलू का साथ भी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा सा टांग था। दोनों को ही अपने मनोभावों को एक दूसरे से टूटी फूटी भाषा में साझा करना होता था। नीलू कहती थी, सर या तो अच्छी इंग्लिश सीख जाऊंगी या फिर आपके साथ अच्छी हिंदी बोल, मेरे साथ आप अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे। और यह सुनकर मिस्टर मुखर्जी कई बार मुस्कुराते हुए कहते थे, मैं तुम्हारे साथ रहकर हिंदी सीखना चाहता हूँ। समय बदलता रहता है और नए व्यक्तियों से मिलना जुलना लगा रहता है, और भविष्य में किसी से हमें इतना स्नेह हो जाता है कि उसका साथ अच्छा लगने लगता है और फिर उसकी बातें भी प्रभावित करती हैं। उसका व्यक्तित्व हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। मिस्टर मुखर्जी भी नीलू को अक्सर यही कहते कि जाने वाले तो चले गए और पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें उन यादों को दिल में सहेज कर रखना चाहिए। साथ ही अपने जीवन के नए लोगों के साथ जोड़ना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है। नीलू मैडम, बाकी तो समय और परिस्थितियां होती हैं जो इंसान से कुछ न कुछ नया करवाती रहती हैं। हमेशा परिस्थितियां हमारे जीवन के उतार चढ़ाव लाती हैं और इन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन के फैसले लेते हैं। अब मुझे देखिए मैडम, मुझे देख लीजिए। मैडम कहाँ बांग्ला कॉल खाता में था और रहने वाला आदमी आज अपनी पत्नी की यादों से भागते हुए कानपुर में आकर बस गया, और यकीन मानिए अब कभी बंगाल जाने का मन नहीं करता, जहाँ मैं जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई पूरी की और विवाह भी किया, लेकिन अब वहाँ मन नहीं लगता। कोलकाता शहर में इतनी सारी यादें जुड़ी हैं कि वहाँ जाकर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत मैं वहां जाना ही उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे शहर से उसके साथ गुजारे पल मुझे हमेशा याद आते रहते हैं, और जब तक हम यादों को पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमेशा मन दुखी ही करके रहते हैं और हमारे वर्तमान को बिखरने लगते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नीलू ने पूछा, सर यहाँ आपके साथ कौन कौन रहता है? तो मिस्टर मुखर्जी ने बताया, मैं और मेरी बेटी साथ रहते हैं। माता पिता तो कई वर्ष पहले गुजर गए, पत्नी थी, वो भी 3 साल पहले ईश्वर को प्यारी हो गई। अब तो हमें और हमारी तन्हाइयां नीलू अब धीरे धीरे खुद का ध्यान रखने लगी और सफेद साड़ी के साथ साथ हल्के रंगों की साड़ियां पहनने लगी। हल्का बड़ा, मैं गुलाबी, पीला, हल्का हरा रंग के कुछ साड़ियां खरीद कर लाई थी। जब नीलांश ने देखा कि माँ हल्की इतनी सारी साड़ियां खरीद कर लाई तो उसने कहा, मन बहुत अच्छा किया। मैं भी बहुत समय से सोच रहा था कि आप पहले की तरह सुंदर साड़ियां क्यों नहीं पहनती हो। नीलू ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के साथ ही मेरे सारे रंग चले गए। तुम्हारे पिता ने अपने जीते जी मुझे कभी सफेद साड़ी नहीं पहने दी, सफेद रंग का इस्तेमाल नहीं करने दिया। उन्हें क्या पता था तकदीर में ऐसा रंग दिखाएगी कि सफेद रंग ही रह जाएगा। तुम्हारे पिता को सफेद रंग से बहुत नफरत थी। नीलांश ने कहा, माँ हमें अपने लिए जीना चाहिए, किसी के जाने से जीवन नहीं रुक जाता। पापा भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में रहते हैं, और मैं दिल में रहने वाले लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आज से आप कभी सफेद साड़ी मत पहनना। अगर कोई आपको वो कुछ बोले तो कह देना, मेरी बेटे को सफेद रंग पसंद नहीं है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। नीलांश को आज एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, पापा के जाने के बाद मन को हिम्मत देने वाला कोई नहीं रहा था। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने वाला और शायद यही सही सलाह देने वाला उसके जीवन में कोई नहीं था, जो प्यार से समझे, दुनिया से लड़ना सिखाए, अपनी मनमर्जी करने की आजादी दे, समाज दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना सिखाए। काश पापा आपको साल हमारे साथ रहते। आज माँ बेटा एक दूसरे के गले मिलकर जी भरकर रो, दोनों के बीच का मनमुटाव, दूरियां आज पूरी तरह समाप्त हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे के दुख को समझ गए थे कि अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है।
नीलांश ने अपने पापा की तरह आजाद ख्यालात का लड़का था। उसे भी बात बात पर टोकन ताकना पसंद नहीं था। अपने बेटे के गले लगकर नीलू को एहसास हो रहा था कि उसका बेटा सच में समझदार हो गया। जीवन की दुखद घटना होने पर उसे पहले ही बड़ा कर दिया है। जिस तरह राजेश उसे दुख की घड़ी में संभाल लेता था, आज उसके बेटे ने उसे संभाल लिया। आज इस सफेद रंग को हटाकर खुशियों का रंग भर दिया और अपने पिता की तरह दुनिया से लड़ने की हिम्मत दे दी। नीलू का मन आज बहुत खुश था। आज उसे पूरी तरह अपने बेटे के साथ साथ मिल गया था। उसका बेटा उसके दुख में भी दुख को भी समझता है और उसे संभालने की हिम्मत भी रखता है। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। नीला बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि वो अपनी मम्मी को धोखा नहीं देगा, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। उसकी मम्मी सच में उसे बहुत प्यार करती है और वैसे भी उसकी मम्मी के अलावा उसका अपना है ही कौन। दोनों भाई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। अनिरुद्ध रविनाश भैया तो अब अपने परिवार में मस्त रहते हैं। दादी अपने पोत्र आयुष के साथ खुश रहती है और नाना नानी अपने परिवार को अपने जो उन्होंने संभाल लिया है। मम्मी ही नाना नानी के परिवार को संभाल रही थी। अब तो मैं अपनी मम्मी को ज्यादा से ज्यादा अपनी मम्मी का ध्यान रखूंगा। और यही सारी बातें सोचते हुए नीलांश गहरी नींद सो गया। सोते सोते नीलांश को एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ प्यार से फेरा हो और आशीर्वाद दिया। इधर विद्या ने आधी रात को दूसरी बेटी को जन्म दिया। बच्ची ना नॉर्मल हुई थी और 2 दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई। कृष्ण और विद्या दोनों इस बार भाग्य लक्ष्मी के भाई के आने की आशा कर रहे थे। दूसरी बेटी के जन्म से दोनों उदास थे। सरस्वती और श्याम बाबू ने समझाया, इस उदास नहीं होते बेटा, देखो हमारी भी 3 बेटियां लड़कियों ने अपना भाग्य साथ लेकर आती हैं। लड़कियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, जहाँ जाती हैं धन धान्य से परिपूर्ण करने देती है। लेकिन दोनों पति पत्नी उदास ही थे। विद्या ने नीलू को फोन किया और बताया कि दीदी आप एक और भतीजी की बुआ बन गई है। नियो ने विद्या और किशन दोनों को बधाई दी। नीलू बोली, भाई ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, अभी तो नहीं आ सकती हो। नीलांश की छुट्टियां पड़ गई, तब कुछ दिन के लिए जरूर आऊंगी। और भाई किशन तुम तो जानते ही हो, कानपुर से आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी गुड़िया को मिलने जरूर आऊंगी। यह वादा रहा। मैं कुछ रुपए भेज रही हूँ। मेरी तरफ से मेरी भतीजी को कुछ उपहार दिलवा देना। बुआ की तरफ से प्यार भरा उपहार है और किस घर का शुद्धिकरण और हवन जरूर करवा देना। विद्या सोचने लगी। राजेश जीजू तब जिंदा थे जब भाग्य लक्ष्मी पैदा हुई थी। राजेश और दीदी ने कितनी खुशियां मनाई थी। जीजू ने भाग्य लक्ष्मी को इस सुंदर चांदी की पजीव दी थी। कितने सुंदर खिलौने से भाग्य लक्ष्मी का कमरा भर दिया था। इतना भव्य समारोह भाग्य लक्ष्मी के पैदा होने पर किया था। आज विद्या को राजेश जीजू की बहुत ही याद आ रही थी। समय समय की बात, उसे वक्त सब कितने खुश थे। आज कितना सूनापन लग रहा है। इस बच्ची के भाग्य में अपनी बुआ और फूफा का प्यार नहीं है, जबकि भाग्य लक्ष्मी के लिए हुआ और फूफा ने कितना प्यार दुलार लुटाया था। भाग्य लक्ष्मी के आने से ही मेरा अच्छा समय शुरू हुआ था और उसके आने के बाद ही मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर गया था। लेकिन दूसरी बच्ची का भाग्य कितना अलग है ना। तो उसको प्यार दुलार प्यार करने वाली फूफा जी हैं और बुआ भी इतनी दूर जाकर बस गई है। विद्या के दिमाग में सारी पुरानी बातें घूम रही थी और आपने इस बच्ची के भाग्य पर गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन बाद छोटा सा हवन करवाकर घर का शुद्धिकरण करवा दिया और बच्ची का नामकरण किया गया। श्याम बाबू ने अपनी पोती का नाम मालती रखा। मल्टी श्याम बाबू की माँ का नाम था और उन्हें ये बात नाम जो बहुत प्रिय था। विद्या को नाम से जो काफी पुराना लग रहा था, लेकिन ससुर जी के द्वारा दिया गया नाम स्वीकार करना ही पड़ा। विद्या सोचने लगी, नीलू
और राजेश जीजू ने कितना अलग स्पेशल नाम रखा था। उसकी पहली बेटी का भाग्य लक्ष्मी नाम से ही सार्थक थी। किशन को भी मालती नाम पसंद आया। बाकी परिवार के सदस्यों ने भी इस नाम को पसंद किया तो बच्चे का नाम मालती ही रख दिया। नीला ने जैसे पैसे उपहार के लिए दिए थे, कृष्ण और विद्या ने उन्हें अपने पास संभाल कर रख लिए। क्या आवश्यकता पड़ने पर खर्च करेंगे। अभी तो गुड़िया छोटी है और उसके पास सब कुछ है। विद्या के मम्मी और पापा जाकर बधाई और बच्ची के जन्म का सामान देकर गए थे। कविता का बेटा और विद्या की टी में 3 महीने का अंतर था। इसने दोनों के बच्चे छोटे थे। दोनों का अपने बच्चों की देखभाल में समय गुजर जाता था, इसलिए सरस्वती को अधिकतर काम अकेले करना पड़ता था। अब तो सरस्वती शकर भी अपनी किसी बहू को अलग नहीं कर सकती थी, ना ही उसे काम करने के लिए बोल सकती थी। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, ऊपर से अगर बहू को ठंड लग गई तो दोनों बच्चे बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि दोनों बच्चों को अपनी माँ का दूध पीते थे। इसलिए सरस्वती पानी वाले काम दोनों को नहीं करने देती थी। दिन भर बर्तन खुद ही साफ करती थी, कपड़े भी खुद ही धोती की वॉशिंग मशीन में तो धोने हैं, कौन सा हाथ से धोने, लेकिन समय तो हर काम में लगता है। इसलिए सरस्वती का दिन भर जो घर के कामों में गुजर जाता। दोनों बहू के बच्चे छोटे थे, इसलिए सरस्वती अधिकतर काम खुद करने लगी। कविता अपने और हरि अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी हरि के पास कोई पक्का आमदनी का साधन नहीं था, इसलिए श्याम बाबू को उसकी चिंता लगी रहती थी। आखिरकार 3 परिवार एक साथ रह रहे। 6 बड़े व्यक्ति और 3 बच्चे मिलाकर कुल 9 सदस्यों का भरा पूरा परिवार था, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी श्याम बाबू की सर पर थी। कितनी बार तो नीलू के दिए पैसे घर की टूट फूट के बजाय घर खर्चे में खर्च हो जाते थे। टूट फूट का सामान ठीक करने का तो नंबर ही नहीं आता था। श्याम बाबू की हालत भी अब ठीक नहीं रहती थी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करते और 2 पैसा कनकर ही लेट थे। किशन भी अब घर छोड़कर 2 नौकरी करने नहीं जाना चाहता था, इसी शहर और इसी घर में रहना चाहता था। किसकी सोच ये थी कि बाहर जाकर पैसे ज्यादा कमा लेगा, लेकिन वह पैसे बिजली पानी घर का किराया देने में चले जाएंगे। यहाँ फिर भी परिवार में रहकर थोड़ी बचत भी हो जाएगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। घर से दूर रहकर बच्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बेटियों की देखभाल परिवार में अच्छे से हो जाएगी और उसे कोई चिंता भी नहीं रहेगी। घर परिवार से दूर अकेले रहना भी किसान और विद्या के लिए आसान काम नहीं था, इसलिए किसान ने दोबारा घर से दूर रहने की कोशिश नहीं की। इस छोटे से शहर में ही छोटी सी नौकरी करता रहा और घर तो बड़ा और सुंदर था, लेकिन आमदनी दोनों भाइयों की बहुत कम थी। कई बार नीलू भी मदद कर देती थी, लेकिन दूर रहने के वजह से घर के अधिकतर बातें उसे पता नहीं चलती थी कि दोनों बहुएं कैसे रह रही हैं, घर में क्या चल रहा है। कई बातों से नीलू वो जो पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अब नीलू को अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। नीला ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मारा बेटा डोना एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अब माँ बेटा ही एक दूसरे के लिए परिवार थे। उधर विमल भी बहुत खुश थी। उसके ऊपर से काम का बोझ थोड़ा कम हो गया था और नीलू की भाभियों को के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। नीला के दौरान भाभियां उसे सिर्फ घर पर एक घर की नौकरानी समझती थी, जबकि घर का सदस्य नहीं, और नील उसे अपना घर का सदस्य समझती थी। उसकी बेटी से भी वो भेदभाव करती थी, लेकिन विमला ने ये कभी सारी बातें कभी नीलू को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी नील वो अपने परिवार और अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती है। नीलू के बिना अब कृष्ण और विद्या दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। भाग्य लक्ष्मी भी अपनी बुआ के बिना खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कुछ इस घर के सभी सदस्यों के साथ रहने से काम बढ़ गया था। दोनों बहू एक दूसरे की राह ताकती रहती। विद्या सोचती कविता कर लेगी,
कविता सोचती विद्या कर लेगी। आखिर में काम सरस्वती को करना पड़ता। इधर हरि के जीवन में नई समस्या आ गई थी। हरि को आज उसके मालिक ने काम पर आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपना काम जहां हम हाईवे के पास खाली पड़ी अपनी उधर से हट कर रहा था। हरि के लिए इतनी दूर आना जाना बहुत मुश्किल था और मालिक को सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ रही थी। इस काम में कुछ महीने का समय लगने वाला था। इतने महीने हाली हरि जो खाली बैठता, इसलिए हरि आज बहुत उदास था। उसने कई जगह कम पानी की कोशिश की, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। श्याम बाबू ने भी कई जगह उसके लिए काम की बात की, लेकिन बात नहीं बनी। सारा दिन घर पर खाली बैठे बैठे उसकी माँ उबन लगा। हरि कुछ दिनों के लिए गांव में ताऊजी के पास चला गया कि शायद गांव में उसे कुछ मजदूरी मिल जाए। कम से कम कुछ पैसे तो कमाए। कविता और अपने बेटे को मम्मी पापा के पास छोड़कर वो गांव चला गया और वहां जाकर उसे खेतों में मटर तोड़ने का काम मिल गया। उसके ताऊ के लड़के मनोज ने बताया, भाई अभी मटर तोड़ने का सीजन है, कुछ दिनों बाद खेतों में आलू निकालने का काम मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, गांव में मजदूरी मिला ही जाती है। जब तुम्हें शहर से कोई अच्छा काम नहीं मिलता तब तक तुम यही काम कर लो। कविता की छोटी बहन सुनीता को अपनी बहन के यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। बचपन से संस्था में रहने के कारण उसे परिवार की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन कविता की ससुराल में आकर अब उसे अच्छा लग रहा था कि जैसे उसे अपना परिवार मिल गया। सुनीता अक्सर सरस्वती के घर के कामों में मदद कर देती और विद्या और कविता के दोनों बच्चों को कभी कभी संभाल भी लेती थी। इसलिए सरस्वती को सुनीता का घर रहना अच्छा लग रहा था। तथा इस कॉलेज में पढ़ने जाती थी। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई। लड़का समझदार और होशियार था, लेकिन काला रंग और दुबला पतला होने में और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अधिकतर लड़कियां स्मार्ट और खूबसूरत लड़कों को पसंद करती थी, लेकिन सुनीता को उसके काले रंग से कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे उसे लड़के के साथ सुनीता की दोस्ती बढ़ती गई। सुनीता ने अपनी बहन कविता को उसे लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। जब कविता ने उसका फोटो मोबाइल में दिखाने को कहा तो देखकर कविता बोली, तस्वीर में तो यह अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहने लगी, दीदी रंग सांवला दिख रहा है, लेकिन लड़का तवे जैसा कल है, लेकिन मुझे पसंद है और मैं उसे प्यार करती हूँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। भविष्य में कभी शादी करूँगी तो मैं ऐसी लड़की से करूँगी। दीदी मैंने इसका रंग नहीं, इसका अच्छा स्वभाव देखा है और मुझे इसका स्वभाव ही पसंद है। दीदी रंग रूप का क्या है? रंग रूप तो देखने भर का होता है, जीवन भर तो अच्छा स्वभाव ही काम आता है। अब जीजाजी को देख लो, कितने सुंदर हैं, आप खुद ही देख रही हो ना। स्वभाव कितना खराब है, कितने जिद्दी, कितने गुस्से वाले, जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। मुझे तो अपने लिए ठंडा स्वभाव वाला आदमी चाहिए, जो अच्छे स्वभाव से सभी का दिल जीत ले, भले ही देखने में बदसूरत हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन भर तो दीदी अच्छा स्वभावी काम आएगा। रूप रंग तो धरा रह जाता है, जीवन भर इंसान के गुण ही काम आते हैं। रूप रंग तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन इंसान का स्वभाव जीवन भर नहीं बदलता। वो कहने लगी, ये तो तेरी बात सही है। छोटा रूप रंग भले ही काम हो, लेकिन बंदा काम करने वाला मेहनती होना चाहिए और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करें और अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश करें। कविता ने अपनी छोटी बहन से कहा तो वो कहने लगी, वैसे भी बहन, अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा शब्द ढूंढते, लेकिन अब हमें तो जो तकदीर दे दे वही मंजूर है। और वैसे भी मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहती। आखिर हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा है ही कौन। उधर हरि दिन भर खेतों में काम करने के बाद थकान से जो हार गया था। सारा दिन धूप में काम करने से उसकी हालत खराब हो रही थी। दिन भर मजदूरों के साथ खेतों में काम करने से उसकी कमर
और पैरों में दर्द रहने लगा था। शाम हो गई पर मनोज के साथ उसने 2 घूंट जो शराब पी ली ताकि उसके शरीर की थकावट दूर हो जाए। 2 घूंट पीने के बाद वे सोता तो उसे होश नहीं रहता। कहाँ पड़ा है? सुबह ही उसकी नींद खुलती थी। मनोज का जन्म तो गांव में ही हुआ था। गांव के रहन सहन और बचपन से मेहनत करने की उसे आदत थी। उसने तो शुरू से ही खेतों में काम किया था तो उसका शरीर उसे हिसाब से मजबूत हो चला था। कड़ी धूप में दिन भर काम करना और रात को खेतों में पानी देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यही सारे काम हरी के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना, दिन भर खेतों में काम करना हरी के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन क्या करता, मजबूरी, बस काम तो करना ही था। आखिरकार अपने छोटे से परिवार का पेट भी तो भरना था। आज हरी को अपनी पढ़ाई न करने का बहुत अफसोस हो रहा था। आज उसने ठीक से पढ़ाई की होती तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता। यूं अपने परिवार से दूर रहकर मजदूरी करने को मजबूर नहीं होता। काश उसने अपने राजेश जीजू की बात मानकर पढ़ाई लिखाई को ध्यान दिया होता तो कितना अच्छा होता। आज वो भी एक अच्छा इंसान होता और उसके पास भी काम होता, नौकरी होती। उधर मिस्टर मुखर्जी मनी मां नीलू को पसंद कर रही थे और दुनिया से भी डर रहे थे कि कहीं नलों को पता चल गया तो वो ना कर दे और यह भ्रम टूट जाएगा। अभी मिस्टर मुखर्जी इसी भ्रम में खुश रहना चाहते थे। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मिस्टर मुखर्जी का दिल टूट जाता। लेकिन नील के प्रति जो चाहत पैदा हुई थी वो चाहत बढ़ती जा रही थी। सच में प्यार ऐसा ही होता है, किसी को हो जाए तो उसे देखे बिना चैन नहीं आता। ऐसे ही अनुभवों से मिस्टर मुखर्जी भी गुजर रहे थे। वो अपनी जिंदगी में नीलू का साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अपनी चाहत को बरकरार रखे हुए दिल में खुश हो रहे थे। चाहत क्या है? किसी को मन ही मन चाहने से कोई रोक थोड़ी सकता है। क्या पता चाहत पूरी हो जाए। काश मेरे मन की बातों को सही तरीके से समझने वाला कोई उन्हें मिल जाता। मिस्टर मुखर्जी यही सोचते, दुनिया वाले उनकी सोच को गलत बताते हुए उनके मनोभावों की समझने की कोशिश नहीं करेंगे। काश कोई मेरे लिए सोचता कि मैं कितना अकेला महसूस करता हूँ और अकेले जीना कितना कठिन है। कहा वो अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बता पाते। काश मैं अपनी बेटी को बात पता की अपनी पत्नी को भूल नहीं सकता, उसकी माँ को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने आसपास कोई अपना चाहिए जो हर वक्त उनका ध्यान रखे, इसके साथ रोजमर्रा की बात कर सके, आज का दिन कैसा गुजरा ये बता सके, पूछने वाला कोई तो हो। यही सारी बातें सोचते हुए नाश्ता बना रहे थे। अपनी पत्नी के देहांत के बाद से खाना बनाने का काम मिस्टर मुखर्जी ने संभाल लिया था। बेटी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मिस्टर मुखर्जी खुद खाना बनाते थे। बेटी अपर्णा थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, लेकिन मिस्टर मुखर्जी काफी अच्छा खाना बना लेते थे। अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए भी वो कई बार खाना खुद बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया करते थे। जब उसकी पत्नी कई बार मना करती कि आप हटो मैं खुद बना लूंगी, तो घर में और के होते हुए भला घर का आदमी खाना बनाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं घर में किस लिए हूँ? तुम लोगों की देखभाल के लिए ना। तो मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए कहते थे, नहीं डियर, तुम हमारी देखभाल के लिए हो, लेकिन तुम्हें भी तो कभी के आराम मिलना चाहिए। कम से कम तुम्हें एक दिन रसोई से छुट्टी मिलनी चाहिए। ये कहकर मिस्टर मुखर्जी अपनी पत्नी को रसोई से बाहर निकाल देते थे और कहते थे, जो तुम आराम करो और आज मैं खाना बना लूंगा। पुरानी यादों में खोए हुए मिस्टर मुखर्जी नाश्ता तैयार कर रहे थे और सुबह नाश्ते में बेटी को ऑमलेट बना दिया था और ब्रेड देना तो भूल ही गए। अपर्णा ने खुद जो ब्रेड गरम करके ऑमलेट भरकर खा लिया। चाय बनाने लगे तो चाय उबालकर नीचे गिर गई और मिस्टर मुखर्जी को कोई होश नहीं था। अपर्णा ने जल्दी से गैस बंद की। अब परिणाम ने पूछा, पापा किसी बात को लेकर आप परेशान हो?
2-3 दिन से आपका काम में ध्यान नहीं है। आप कहो तो हम खाना बनाने के लिए किसी कुक को रख लेते हैं। मुझे लगता है आपके मन की बहुत याद आ रही है। अपर्णा ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। तो ये सुनकर मिस्टर मुखर्जी घबरा गए, क्योंकि वो तो इस वक्त नीलू के बारे में सोच रहे थे। वो थोड़ा झिझकते हुए बोले, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है, कोई बात नहीं। अपर्णा ने कहा, पापा आप अपना ध्यान रखिए, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, नहीं तो मैं हो जाऊंगी। अपर्णा के जाने के बाद मिस्टर मुखर्जी ने लंबी सांस ली और कॉफी का मग लेकर पीने बैठ गए। सोने लगे। काश उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो उनके जीवन में इतना खालीपन नहीं होता। जीवन के इस पड़ाव में तो जीवन साथी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब बच्चे अपनी जिंदगी जीने लगते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे की माँ की बातों को सुनते हैं, दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करके हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यानी सोच विचारों में मिस्टर मुखर्जी खोए हुए थे। तभी ऑफिस से नीलू का फोन आया। सर आज ऑफिस नहीं आना है, क्या आपने छुट्टी ले ली है? नीलू की मधुर आवाज सुनकर मिस्टर मुखर्जी का दिल खिल उठा। मुखर्जी बोले, अरे नहीं मैडम, छुट्टी किस बात की, अभी थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूँ। उधर नीलू के घर में धीरे धीरे कविता और विद्या दोनों काम को लेकर अक्सर लड़ने झगड़ने लगी। दोनों ही अपने अपने बच्चों को संभालने के बहाने घर के काम से जी चुराने लगी। सुनीता भी अपनी बहन के बदले व्यवहार को देखकर उसे समझने लगते तो कविता अपना गुस्सा उतारने के बहाने विद्या को जी भरकर ताने मारने लगती। इससे लड़ाई समाप्त होने के बजाय और बढ़ जाती और दोनों ही आपस में एक दूसरे को खरी खोटी सुनने लगती। अपनी बहू के बदलते रंग ढंग देखकर श्याम बाबू ने कुछ दिन के लिए नीलू के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया। सरस्वती और श्याम बाबू दोनों ने कृष्ण से सलाह करके कानपुर जाने के लिए अपना रिजर्वेशन करवा लिया। भाग्य लक्ष्मी ने साथ चलने की बहुत जिद की, लेकिन श्याम बाबू ने उसकी पढ़ाई का हवाला देकर मना कर दिया कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम साथ चलोगे तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर भाग्य लक्ष्मी चुप रह गई। हरी कुछ दिनों के लिए गांव से वापस आ गया था। कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। गांव में उसका मन भी नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी और बेटे की उसे बहुत ही याद आ रही थी। इसलिए कुछ दिनों के लिए वो शहर वापस आ गया। फिर से अपने पुराने मालिक के पास काम का पता करने चला गया, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई काम मिल जाए, उसे गांव जाकर मजदूरी न करनी पड़े। दूसरा कारण ये था, गांव में ताऊ जी अपने में मस्त रहते थे और मनोज अपनी पत्नी और बच्चों में मस्त और हरी परिवार में होकर भी अकेला महसूस करता था। हरी ना तो अपनी पत्नी और बेटे को गांव में रख सकता था और कविता गांव में रहने को तैयार भी नहीं थी। इतना बड़ा सुंदर घर छोड़कर कौन पागल ही गांव में रहने जाएगा। वैसे भी हरी खुड़ताऊ जी के घर में रह रहा था। हरी सो रहा था। कभी ताऊ जी के चक्कर में पड़कर मैंने अपने पिता को धोखा दिया था। अगर उसने उसे समय पिता को धोखा नहीं दिया होता तो आज उसे ताऊ जी के घर में नहीं रहना पड़ता। अपनी जमीन पर 2 कमरे डालकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बैठ जाता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जीवन में कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका सुधार करना संभव होता है। कुछ फैसला हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं और हमारे साथ साथ हमारे परिवार एक इयोन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हरी के गलत फैसले का प्रभाव श्याम बाबू पर पड़ा और उनके घर नहीं बना। आज उन्हें अपनी बेटी के घर में रहना पड़ रहा था। भले ही देखभाल के नाम पर ही रह रहे थे, लेकिन रह तो रहे थे। अपनी बेटी के घर ही हरी की गलती की सजा वो भुगत रहे थे। उधर सुनीता की बीएड कंप्लीट हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। अब वो अपनी बहन से अलग रहना चाहती थी।
बहन के बदले व्यवहार से उसका मन दुखी रहता था। सुनीता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी बहन इतने अच्छे परिवार में रहने के बाद पारिवारिक कलह बढ़ा रही है। सुनीता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सुनीता भी अपनी बहन को समझने में जो असफल हो रही थी। अपर्णा के जाने के बाद मिस्टर मुखर्जी ऑफिस के लिए तैयार होने लगे, जो उन्होंने लंच बॉक्स तैयार किया और ऑफिस के लिए निकल पड़े। ऑफिस में ऑडिट करने के लिए बाहर से कुछ ऑफिसर आए थे, इसलिए नीलू परेशान हो रही थी। नीलू का अपना काम तो करना आता था, लेकिन उसे किसी की ऑडिट पसंद नहीं आती थी। ऑडिट वाले जब भी आते, ना जाने क्यों नीलू को घबराहट होने लगती थी। सब कुछ ठीक होने पर भी वो घबरा जाती थी। पुराने दफ्तर में बड़े बाबू सारा कुछ खुद संभाल लेते थे। नीला कभी आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बड़े बाबू किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं होने देते थे। बड़े बाबू सारा काम खुद संभाल लेते थे। जैसे ही मिस्टर मुखर्जी ऑफिस में पहुंचे, नीलू ने बताया, सर कुछ लोग ऑडिट के लिए आए हैं। मिस्टर मुखर्जी नील को घबराते हुए देखा और पूछा, अरे मैडम, आप इतना क्यों घबरा रही हो? मिस्टर मुखर्जी बड़े प्यार से बोले, तो नीलू मैडम आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। हमारा सारा काम परफेक्ट है। कल ही सारे अकाउंट्स की एंट्री कंप्लीट की है। सब कुछ परफेक्ट है। आप इतना मत घबरा, रिलैक्स होकर अपना काम कीजिए। नीलू ये सुनकर चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर अपना काम करने लगी। मिस्टर मुखर्जी ने ऑडिट करने आए लोगों की खूब आबोभगत की और बड़े सलीके से बातचीत की। मिस्टर मुखर्जी का परफेक्ट काम देखकर सभी लोग वापस चले गए। सारा स्टाफ मिस्टर मुखर्जी से बहुत प्रभावित था। ऑडिट करने आए लोगों को मिस्टर मुखर्जी ने अकेले ही संभाल लिया था। किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं होने दिया था। नीला ने कहा, वो सर आपने तो बड़ी ऑडिट कंप्लीट करवा दिया। मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए बोले, चलिए तो मैडम इसी बात पर एक कॉफी हो जाए। नीलू बोली, जरूर सर, आज तो मैं नाश्ता भी नहीं कराई। नीलांश को कॉलेज जाना था तो मैं उसके साथ ही आता हूँ, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए मैं अपना नाश्ता पैक करके लेकर आई हूँ। अरे नीलू मैडम, मिस्टर मुखर्जी बोले, मैं तो ठीक से नाश्ता नहीं कर पाया। बेटी को ऑमलेट बनकर दिया और ब्रेड गर्म करना ही भूल गया। चाय बनाने लगा तो गैस बंद करना भूल गया। सारी चाय निकल गई। अपर्णा ने जल्दी से गैस बंद किया। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। नीलू बोली, सर आपकी तबीयत तो ठीक है? मिस्टर मुखर्जी बोले, मैडम सब ठीक है। किसी बात को लेकर दिमाग में सोच विचार चल रहा था, बस और कुछ नहीं। नीलू मिस्टर मुखर्जी के साथ काम करती थी, इसलिए दोनों का केबिन भी एक ही था, इसलिए अक्सर दोनों बातें करते रहते थे। मिस्टर मुखर्जी बोले, आज मैं जल्दबाजी में नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं लंच लेकर आया हूँ। तो मीनू जो नीलू कहने लगी, और मैं नाश्ता डबल पैक करके लाई हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कोई बात नहीं मैडम, पहले आपका नाश्ते का आनंद लेंगे, फिर आप मेरे लंच का स्वाद चखने। आज दोनों ने नाश्ता एक साथ किया। मिस्टर मुखर्जी नीलू के इतने करीब होने पर भी मन ही मन खुश थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने किसी और के हाथों का नाश्ता किया था। कहने लगे, मैडम आपने गोभी के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। नीलू पराठे खाते हुए बोली, सर मैं नहीं, बिमला ने बनाए। ये सुनकर मिस्टर मुखर्जी थोड़ा सा जीप गए। नीलू कहने लगी, मेरी मेड है, सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती है। मुझे खाना बनाना ज्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं तो खुद ससुराल में आकर खाना बनाना सीखा है, लेकिन जब से बिमला मेरी मेड आई है, उसके बाद मैं खाना बहुत कम बनाया है। घर में सासू माँ भी थी, कभी के मन और राजेश मिलकर खाना बना लेते थे। मेरे पति राजेश बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे। ये कह के नीलू की आंखें भर आई और वो एकदम चुप हो गई।
मिस्टर मुखर्जी ने नीलू की नम आंखों को देखते हुए कहा, आप अपना मन दुखी मत कीजिए। शायद ईश्वर अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। ईश्वर की मर्जी के आगे हम सबको झुकना ही पड़ता है। कुछ कामों पर हमारा जोर नहीं चलता। ईश्वर की मर्जी के आगे हम मजबूर हो जाते हैं और हम सभी स्वीकार ही करना पड़ता है। सही कह रहे हैं सर, आप बहुत मुश्किल होता है। अपने साथी के जाने के बाद जीवन जीना, हर पल मुझे राजेश की याद आती है। याद कैसा राजेश, मैं तो उसे भूल ही नहीं पाई हूँ। मैं तो खुद तो जीवन में आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन जैसे वह पल तेरी आंखों में ठहर गया है, मैं राजेश को नहीं भूल सकती। सर, मिस्टर मुखर्जी बोले, मुझसे बेहतर आपका दुख कौन समझ सकता है। नीलू मैडम जी, डर से आप गुजर रही है। इस दर्द और दुख से मैं भी गुजर रहा हूँ जी। अकेलेपन को आप झेल रही हैं, मैं भी इस अकेलेपन का शिकार हूँ। कुल मिलाकर हम दोनों का दुख एक सा ही है ना आपका काम और ना मेरा ज्यादा। मिस्टर मुखर्जी ने अपना रूम लगे बढ़ा दिया। नीला ने अपने आंसू पोंछाते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी वजह से आपका मन दुखी हो गया। तो मिस्टर मुखर्जी कहने लगे, सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो, हम दोनों का दुख तो एक समान है। घायल की गति तो घायल ही जाने। कुछ देर बाद मिस्टर मुखर्जी ने चपरासी से 2 कप कॉफी मंगवा। कॉफी पीने के बाद नीलू मन ही मन थोड़ा ठीक हो गई। आज नीलू और मिस्टर मुखर्जी दोनों भावुक हो गए थे। दोनों एक दूसरे के दुख को भली भांति महसूस कर रहे थे। कई बार भावुक पलों में हमें कोई संभालने वाला मिल जाए, हमारे दुख को सुनकर हमारे दुख की गहराई को समझ लेता है, वो व्यक्ति हमें अपना सा लगने लगता है। मिस्टर मुखर्जी आज नीलू के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। काफी देर तक दोनों अपने जीवन साथी के बारे में बातें करते रहे। नीलू ब्याज मिस्टर मुखर्जी के साथ एक अपनापन और जुदा सा जो जुड़ा महसूस कर रही थी। राजेश के जाने के बाद नीलू के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने नीलू से खुलकर बात की हो, अपने माँ का बोझ हल्का कर सके, जिसके कंधे पर वो सर रख सके। वैसे नीलू के जीवन में 2 बहनें और 2 जीजा भी थे, लेकिन सभी अपने जीवन की भागदौड़ में व्यस्त थे। माता पिता ने भी अपने मन की बातें आप एक उम्र तक ही करते हैं। एक उम्र के बाद तो उनसे भी बातें छुपाने लगते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि फिर आप माता पिता को तकलीफ देना नहीं चाहते और अकेले रहकर खुद को संभालना सीखने लगते हैं और तकलीफ को अपने अंदर रखना सीख जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर मुखर्जी अपना काम करने लगे तो नीलू भी अपनी फाइलें लेकर काम करने लगी। आज दोपहर का लंच भी दोनों ने साथ किया तो मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए कहा, मैडम मेरे यहाँ कोई बर्बी नहीं है, मैं खुद ही बावर्ची हूँ और खुद सारा खाना बनाता हूँ, तो आप मेरे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाइए और बताइए कैसा बना है। नीलू ने खाना खाया और बोली, सर आप तो सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। तो मिस्टर मुखर्जी बोले, थैंक यू नीलू जी। मिस्टर मुखर्जी बहुत खुश थे, मन ही मन सोच रहे थे कि बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, किसी को अपना बनाना है तो उसे अपना बनाने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। स्वादिष्ट खाना हर किसी को अच्छा लगता है और स्वादिष्ट खाना हमेशा याद रहता है। तो वो कहने लगे, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, कभी कभी मैं आपके लिए खाना बनाकर ले आया करूँगा। नीलू बोली, आप मेरे लिए बढ़िया नाश्ता बनाकर ले आना नीलू जी, और मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना ले आया करूँगा। कोई बात नहीं, नीलू बोली, विमला के हाथ का नाश्ता भी खा लूंगा। जो मिस्टर मुखर्जी कहने लगे। ये सुनकर नीलू हंसने लगी और कहने लगी। नीलू को यूं हंसना देखकर हंसते हुए देखा। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, प्लीज नीलू ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए, कितनी खूबसूरत लग रही है आप। जीवन मुस्कुराते रहने का नाम है। ईश्वर ने यह अनमोल जीवन हमें खुश रहने के लिए दिया है। नीलू बोली, जी सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अपनों की यादों को भूलना इतना आसान सा नहीं होता।
कौन कहता है यादों को भूल जाओ? मिस्टर मुखर्जी बोले, जिसे दिल में एक बार बसा लिया उसे भूलना मुश्किल है। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसकी यादों को दिल में बसाकर किसी और के साथ एक नई शुरुआत तो आप कर सकते हैं। किसी को बिना भुलाए भी तो हम अपने जीवन में खुशी लाने का प्रयास कर सकते हैं। नीलू मैडम, यकीन मानिए, ऐसा करने पर हमारे अपने भी खुश होंगे और हमें जीवन जीने का सहारा मिल जाएगा। मिस्टर मुखर्जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, सच बताऊं, अकेले जीवन गुजारना भी आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल होता है। अकेले रहना अकेलापन काटने को दौड़ता है। नीलू जी, मिस्टर मुखर्जी की बातों का नीलू पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जब कोई हमारे दुख से उभरने में हमारी मदद करता है तब उसकी बातें हमें बहुत राहत देती हैं। मिस्टर मुखर्जी की बातों का नीलू पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। नीलू का मिस्टर मुखर्जी के साथ रहने से उसमें काफी बदलाव भी आ रहा था। उसके रहन सहन में भी काफी परिवर्तन आ गया था। अब वो खुद के लिए मुस्कुराना सीख गई थी और दुख को भूलकर आगे बढ़ रही थी। नीलांश अपनी माँ के बदलते व्यक्तित्व को देखकर बहुत खुश था। वो खुद ही यही चाहता था कि उसकी माँ पिछले वर्षों में हुई घटनाओं को भूलकर आज में जीना शुरू करे, खुद की परवाह करें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। इधर मिस्टर मुखर्जी काफी दिनों से सरकारी बंगले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई घर खाली नहीं हो रहा था। इसी कारण मैं किराए के मकान में रह रही थी। आज बिल्डिंग इंचार्ज ने आकर उनको ये सूचना दी कि सारे एक बंगला खाली हुआ है। अगर आप चाहे तो एक बार देख लो, क्योंकि उसके बाद तो आने वाले 3 साल तक कोई बंगला खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की ट्रांसफर ही नहीं है। जब कोई जाएगा ही नहीं तो घर कैसे खाली होगा? वो कहने लगा, सर मैं तो कहता हूँ आप आज ही उसमें शिफ्ट हो जाइए। थोड़ी सी साफ सफाई करवा कर घर अच्छा लगेगा। वैसे भी घर खाली होते ही कोई ना कोई मैनेजर पहले ही अपना नाम करवा लेता है। शाम को मिस्टर मुखर्जी बिल्डिंग इंचार्ज के साथ घर देखने के लिए चले गए। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मिस्टर मुखर्जी इंचार्ज की बात से सहमत थे, इसलिए तुरंत ही उनके साथ घर देखने के लिए चले गए। थोड़ी थोड़ी रोशनी में उन्होंने घर को सरसरी एक निगाह मार ली थी। अंदर जाकर लाइट जलाकर देखा, घर ठीक था। बिल्डिंग इंचार्ज सही कह रहा था, थोड़ी सी साफ सफाई के बाद अच्छा लगेगा। आगे और पीछे दोनों तरफ बगीचा भी था। दोनों तरफ शायद फैमिली रहती थी, क्योंकि दोनों घरों की लाइट जली हुई थी। लेकिन मिस्टर मुखर्जी ने पूछा नहीं कि साथ वाले घर में कौन रहता है, उन्हें तो अपने घर से मतलब था। किराए के मकान में उनका मन नहीं लग रहा था। शुरू से खुले बड़े मकान में रहते आए थे और सरकारी घर हमेशा बड़े और हवादार और दोनों तरफ बगीचा होने से उनका मन भी लग गया। मिस्टर मुखर्जी को बगीचा बहुत पसंद था। उन्होंने कोलकाता में भी अपने घर के आगे छोटा सा बगीचा बनाया था, जिसमें कई तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। उनकी पत्नी उनसे कई बार कहती थी, तो कुछ सब्जियों लगाओ तो घर के काम भी आए। तुम तो सारा बगीचा सुंदर फूलों से भर देते हो, कुछ सब्जियों लगाओ तो खाने के काम आए। फूलों का क्या है, ये तो 1-2 दिन जो फूलदान में मुस्कुराते हैं और 2 दिन बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन मिस्टर मुखर्जी पर अपनी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं होता था। बगीचे से रोज फूल तोड़कर फूलदान में सजना उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन मिस्टर मुखर्जी अपनी पत्नी को बगीचे में सब्जी नहीं लगने देते थे। हंसते हुए कहते थे, सब्जी बाजार से खरीदो, यहाँ पर सिर्फ सुंदर संडार फूल ही लगाऊंगा। मिस्टर मुखर्जी की पत्नी जानती थी कि उनके पति देव को फूलों से बहुत प्यार है। तरह तरह के पेड़ पौधे बगीचे में लगाते रहते थे और मौसम का फूल पौधा उन्हें के बगीचे में शोभा बढ़ाता था। उन्हें सोच विचार में डूबा देखकर बिल्डिंग इंचार्ज बोला, सर क्या सोच रहे हो? अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं यह आपका नाम पर अलॉट कर दूंगा, नहीं तो इस मकान के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं।
बिल्डिंग इंचार्ज की बातें सुनने के बाद मिस्टर मुखर्जी पुरानी यादों से बाहर आए और तुरंत आकर दी। मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए बोले, तुम कहो तो अभी सामान लेकर आ जाओ। तो बिल्डिंग में इंचार्ज कहने लगा, अरे सर आप नाराज मत होइए, मैं तो बस पूछ रहा था, अपना सामान लेकर खुद क्यों आएंगे? बोले इंचार्ज ने कहा, सर मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा, वो आपका सामान वहां से यहाँ शिफ्ट करवाने में मदद कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। नील ने किसी आवश्यक काम के लिए 3 दिन की ऑफिस से छुट्टी ली थी और वह अभी तक ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए मिस्टर मुखर्जी की बात नील से नहीं हो पा रही थी। नीलू के घर तक वह आज तक गई नहीं थे, सिर्फ ऑफिस में ही बातें होती थी या कभी कभी शॉप पर बैठकर बातें हुई जाया करती थी। इसलिए मिस्टर मुखर्जी फोन करते हुए थोड़ा झिझक महसूस कर रहे थे। मिस्टर मुखर्जी को अपना सामान लेकर अपने बंगले में आ गए। साथ वाले में कौन रहता है? कोई, क्योंकि कमरों की लाइट जली हुई थी। सिर्फ एक महिला और एक लड़की ही आते जाते दिखाई दी थी। लेकिन दूसरी तरफ वाले में घर में एक फैमिली थी। वो मिस्टर मुखर्जी से मिलने भी आई और उन्हें रात के खाने पर इनवाइट भी किया। संकोच से मिस्टर मुखर्जी ने धन्यवाद देते हुए उन्हें मना कर दिया तो वो बोले, देखो हम दोनों पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन कौन काम आएगी। आखिर पड़ोसी धर्म भी कुछ कहता है, अगर कल मुसीबत आएगी तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में पहुंचते हैं। ये सुनकर मिस्टर मुखर्जी हंसने लगे और बोले, सच बात है, रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी भागकर मदद के लिए आते हैं। तो फिर इसलिए जब आप आपकी रसोई घर सेटिंग कर लोगे तब तक आप हम दोनों हमारे साथ खाना खाए। अपना तो बहुत खुश थी कि अच्छा भी घर मिल गया और पड़ोसी भी अच्छे हैं। 2 दिन तक अपर्णा के साथ वाले घर में ही खाने पीने का आनंद लिया और पापा को खाना बनाने नहीं दिया। अपर्णा कहती, पापा कितना अच्छा है ना, अगर ऐसी खाना बनाकर आता रहे और हम मजे लेकर कहते रहे, नए नए व्यंजन आ रहे हैं, खाने में तो मजा आ गया और देखो आपको भी आराम मिल गया। मिस्टर मुखर्जी ने कहा अपनी बेटी अपर्णा से, बेटी अब किचन सज गया है, घर भी सारा सेट हो गया है, तो आज से हम घर में ही खाना खाएंगे। आज तुम्हारे लिए मैं बढ़िया विनष्टा बना दिया है और लंच भी पैक कर दिया है। तो अपर्णा कहने लगी, तभी तो मैं सोच रही थी कि साथ वाले घर से खाना क्यों नहीं आया, तो पापा अपने मन कर दिया। मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए बोले, हाँ जी बेटा, और कितने दिन उनके यहाँ खाना खाने का इरादा था। अपर्णा ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा पापा ठीक है, अब आपके हाथ का ही खाना खाएंगे। आप दोनों बाप बेटी ने नाश्ता किया और अपना अपना लंच बॉक्स उठाया और अपने अपने काम पर निकल गए। उधर नीलू 2 दिन की छुट्टी के लिए ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था। अब तो मिस्टर मुखर्जी को नीलू की चिंता होने लगी। अपने स्टाफ में भी किसी से नीलू के बारे में पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि सभी को पता था नीलू अपने किसी पर्सनल काम के छुट्टी लेकर गई है। अब मिस्टर मुखर्जी की जो बेचैनी बढ़ने लगी, आखिर नीलू को ऐसा क्या पर्सनल काम है कि 5 दिन छुट्टियां लेकर गई है, और अपनी बेचैनी को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वो दोनों दोस्त हुए थे तो उनके बाद से एक दिन भी बिना मिले नहीं रहे थे। दोनों हर रोज ही ऑफिस आते और रोज ही मुलाकात होती थी। उधर नीलू कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने बेटे के साथ दिल्ली आई थी। उसे का बेटा विदेश में आगे की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए नीलू उसके साथ पासपोर्ट और वीजा लगवाने आई थी। बाकी के सारे काम तो निराश ने खुद ही कर लिए थे, लेकिन पासपोर्ट पर वीजा लगवाने के लिए वो मम्मी को जियट करके अपने साथ लेकर आया था कि मम्मी इस बहाने अब दिल्ली घूम लेना, कुछ समय हम माँ भी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे और कुछ समय आपको भी ऑफिस की बोरिंग लाइफ से राहत मिल जाएगी। वैसे भी अपने ऑफिस और घर तक ही अपनी जिंदगी को सीमित कर दिया है जिंदगी में। कभी कभी मम्मी छुट्टियां लेकर घूमने भी जाना चाहिए।
ऐसा कहने से जिंदगी में ताजगी आती है और ऑफिस वाले इतनी छुट्टियां नहीं देते कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हर महीने छुट्टी मांगने लगे। बेटा, हमें तो लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। अगर ज्यादा छुट्टी करेंगे तो हमारे पैसे कटते हैं। वीजा लगवाने की लाइन में नीलांश का 5वां नंबर था। जैसे ही उसके नाम का नाम हुआ, अपनी फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए अंदर चला गया। नीलू बाहर बैठकर उसकी वापस आने का इंतजार करने लगी। नील थोड़ा उदास थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी मन रही थी। नीलू को बहुत अच्छी तरह पता था कि नीलेश के जाने से वो फिर से अकेली रह जाएगी, लेकिन अपने बेटे की खुशी को अपनी खुशी मान लिया था उसने, क्योंकि नीलांश को जो सपनों में वो बाधक नहीं बनना चाहती थी। कई भविष्य में नीलांश को इस बात पर अफसोस ना रहे कि पिता नहीं थे, इसलिए उसकी मम्मी ने मना कर दिया। नीलू राजेश के न होने का एहसास अपने बेटे को नहीं होने देना चाहती थी कि कहानी उसका बेटा यह ना सोचने लगे। आज उसके पिता जिंदा होते तो उसे विदेश जाने में कहीं भी नहीं रोकते और उसकी मदद करते। नीला अपने बेटे की इस बात को एहसास नहीं करना चाहती थी कि उसके पिता नहीं है। अब तो नीलू ही मन और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी। नीलू बैठे हुए सोचने लगी। होनहार बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ नया करने की आशा रखते हैं और यह बात नीलू बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बेटा भी होनहार छात्र है। कुछ नया सीखने वो वहाँ जा रहा है और वैसे भी 2 साल की बात है और 2 साल बाद तो वो वापस आ ही जाएगा। इसी उम्मीद से नीला ने अपने बेटे को जाने की इजाजत दे दी कि डिग्री पूरी होने के बाद वे वापस आ जाएगा। जब नीलांश जैसे होनहार बच्चे भारत से विदेश पढ़ाई करने जाते हैं तो यही सोचकर जाते हैं कि वहाँ कुछ नया सीखकर वापस अपने देश आएंगे और अपने देश की उन्नति में सहायक बनेंगे। लेकिन अधिकांश इसके विपरीत ही होता है। बच्चे वहाँ की वो हवा में ऐसे रंग जाते हैं और के होकर रह जाते। हो सकता है नीलांश अपना वादा पूरा करे। कुछ बच्चे अलग विचारधारा के होते हैं, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। नीलांश इंटरव्यू देकर बाहर आया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी उसका वीजा लग गया है और उसका ऑस्ट्रेलिया जाना निश्चित हो चुका था। कुछ दिनों बाद उसका पासपोर्ट घर के पते पर आ जाएगा और फिर वो नए देश की नई शुरुआत करेंगे। नीलू के गले लगकर जो बेटा बहुत खुश था। नीलू ने भी उसे बधाई दी ने अपनी मम्मी को पूरी दिल्ली शहर घुमा दिया। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पालिका बाजार और मेट्रो में भी शहर कराई। दोनों माँ बेटा 5 दिन दिल्ली में रहने के बाद वापस घर आ गए। दोनों बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। नीलांश ने तो कॉलेज जाने से भी मना कर दिया और वो दोबारा सो गया, लेकिन नीलू को तोहफे जाना था। उसे अब और छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इतनी छुट्टियां भी मिस्टर मुखर्जी की वजह से मिल गई थी। बिमला ने जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दिया और लंच बॉक्स पैक करने लगी। नीलू जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो रही थी। नीला नहाने के बाद जल चढ़ाने के लिए पीछे वाले बगीचे का उपयोग करती थी, क्योंकि पीछे वाले बगीचे में सूर्यदेव के साक्षात दर्शन होते थे। इसलिए वो पीछे वाले बगीचे में जाकर सूर्य को जल चढ़ा रही थी। पीछे बगीचे में मिस्टर मुखर्जी भी चाय पी रहे थे। अचानक से उनकी निगाह नीलू पर पड़ी। नीलू को देखकर तो एक बार हैरान और परेशान होने लगे। कहीं उनकी आंखें खराब तो नहीं हो गई? शायद ये कोई सपना देख रहे हैं या उन्हें नीलू के सामने होने का भ्रम हो रहा है। क्या ही दिनों से लगातार नीलू के बारे में सोने की वजह से उन्हें हर जगह नीलू नजर आ रही थी। दूसरी बार नीलू जब कपड़े सुखाने आई तो तले सूखने उसे बहुत ध्यान से मिस्टर मुखर्जी देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि साथ वाला घर नीलू मैडम का है। नीलू को इतने करीब देखकर उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो हैरान होकर देखते रहे, बस देखते ही रह गए और मन ही मन खुश थे कि उसे खुशी को छुपाने उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब बार बार अंदर बाहर नीलू को आते जाते
देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहे, सच में नीलू को देख रहे हैं। इतनी खुशी की बात हो ना तो अपनी बेटी से इस खुशी को बांट सकते थे और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अचानक से उन्हें कितनी बड़ी खुशी दे दी। सब अब वो रोज ऑफिस के बाद भी नीलू के साथ रहेंगे, मतलब आसपास रहेंगे। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी धर्म तो सबसे पहले निभाना चाहिए। मिस्टर मुखर्जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस खुशी को मैं जो बावले हुए जा रहे थे कि 7 बाला घर नीलू मैडम। आज उसके पिता जिंदा होते तो उसे विदेश जाने में कहीं भी नहीं रोकते और उसकी मदद करते। नीला अपने बेटे की इस बात को एहसास नहीं करना चाहती थी कि उसके पिता नहीं है। अब तो नीलू ही मन और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी। नीलू बैठे हुए सोचने लगी। होनहार बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ नया करने की आशा रखते हैं और यह बात नीलू बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बेटा भी होनहार छात्र है। कुछ नया सीखने वो वहाँ जा रहा है और वैसे भी 2 साल की बात है और 2 साल बाद तो वो वापस आ ही जाएगा। इसी उम्मीद से नीला ने अपने बेटे को जाने की इजाजत दे दी कि डिग्री पूरी होने के बाद वे वापस आ जाएगा। जब नीलांश जैसे होनहार बच्चे भारत से विदेश पढ़ाई करने जाते हैं तो यही सोचकर जाते हैं कि वहाँ कुछ नया सीखकर वापस अपने देश आएंगे और अपने देश की उन्नति में सहायक बनेंगे। लेकिन अधिकांश इसके विपरीत ही होता है। बच्चे वहाँ की वो हवा में ऐसे रंग जाते हैं और के होकर रह जाते। हो सकता है नीलांश अपना वादा पूरा करे। कुछ बच्चे अलग विचारधारा के होते हैं, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। नीलांश इंटरव्यू देकर बाहर आया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी उसका वीजा लग गया है और उसका ऑस्ट्रेलिया जाना निश्चित हो चुका था। कुछ दिनों बाद उसका पासपोर्ट घर के पते पर आ जाएगा और फिर वो नए देश की नई शुरुआत करेंगे। नीलू के गले लगकर जो बेटा बहुत खुश था। नीलू ने भी उसे बधाई दी। ने अपनी मम्मी को पूरी दिल्ली शहर घुमा दिया। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पालिका बाजार और मेट्रो में भी शहर कराई। दोनों माँ बेटा 5 दिन दिल्ली में रहने के बाद वापस घर आ गए। दोनों बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। नीलांश ने तो कॉलेज जाने से भी मना कर दिया और वो दोबारा सो गया। लेकिन नीलू को तोहफे जाना था। उसे अब और छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इतनी छुट्टियां भी मिस्टर मुखर्जी की वजह से मिल गई थी। बिमला ने जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दिया और लंच बॉक्स पैक करने लगी। नीलू जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो रही थी। नीला नहाने के बाद जल चढ़ाने के लिए पीछे वाले बगीचे का उपयोग करती थी, क्योंकि पीछे वाले बगीचे में सूर्यदेव के साक्षात दर्शन होते थे। इसलिए वो पीछे वाले बगीचे में जाकर सूर्य को जल चढ़ा रही थी। पीछे बगीचे में मिस्टर मुखर्जी भी चाय पी रहे थे। अचानक से उनकी निगाह नीलू पर पड़ी। नीलू को देखकर तो एक बार हैरान और परेशान होने लगे। कहीं उनकी आंखें खराब तो नहीं हो गई। शायद ये कोई सपना देख रहे हैं या उन्हें नीलू के सामने होने का भ्रम हो रहा है। क्या ही दिनों से लगातार नीलू के बारे में सोने की वजह से उन्हें हर जगह नीलू नजर आ रही थी। दूसरी बार नीलू जब कपड़े सुखाने आई तो तले सूखने उसे बहुत ध्यान से मिस्टर मुखर्जी देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 वाला घर नीलू मैडम का है। नीलू को इतने करीब देखकर उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो हैरान होकर देखते रहे, बस देखते ही रह गए और मन ही मन खुश थे कि उसे खुशी को छुपाने उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब बार बार अंदर बाहर नीलू को आते जाते देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहे, सच में नीलू को देख रहे हैं। इतनी खुशी की बात हो ना तो अपनी बेटी से इस खुशी को बांट सकते थे और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अचानक से उन्हें कितनी बड़ी खुशी दे दी। सब अब वो रोज ऑफिस के बाद भी नीलू के साथ रहेंगे, मतलब आसपास रहेंगे। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी धर्म तो सबसे पहले निभाना चाहिए।
मिस्टर मुखर्जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस खुशी को मैं जो बावले हुए जा रहे थे कि 7 बाला घर नीलू मैडम का है।